यूज़ हुआ है और उसमें मेन जो काम होता है वो सारा कोड बेस होता है। तो ऐसे क्लाइंट जो प्रेफर करते हैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेहतर अंदाज में यूज़र एंड पे, कस्टमर एंड पे करने के लिए से जल्द वेबसाइट लोड हो, मतलब परफॉर्मेंस बेहतर करना, मतलब जैसी वेबसाइट आपने ओपन की क्विकली वो चीज़ें उसमें हेडर है, उसमें कंटेंट एरिया है, उसमें फुटर वगैरह डिटेल्स हैं, वो सारी क्विकली कस्टमर को, यूज़र को डिस्प्ले होके नज़र आ जाएं। तो उस सिलसिले में जो इस वाले स्टेप को लिया जाता है नेक्स्ट जेएस वाले स्टेप को, जो कि रिएक्ट ही का मर्न स्टैक का जो कोर्स आप लोग कर रहे हो, इसमें यहाँ पे भी जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की भी है, यहाँ भी आप लोगों को ये भी रिएक्ट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, jQuery, and if I scroll, XML, Excel, actually if I scroll Django में भी वेबसाइट्स बनती हैं। ठीक है, Node.js इसका हिस्सा है इस कोर्स का, टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैं टाइपस्क्रिप्ट यहाँ से पढ़ रहा हूँ। Node.js, गिट के बारे में मेरे जो पहले आप लोगों ने एक दरमियान में क्लास अटेंड की थी जो कि एडवांस लेवल की क्लास हो रही थी, उसमें आप लोगों को कुछ जो चीज़ें आप लोगों को पता चली होंगी यकीनन वो गिट के हवाले से थी। MongoDB के बारे में बताया जाएगा, आप लोगों को गाइड किया जाएगा। देखें, अगेन द थिंग इज दिस, सर कुछ पहले क्लास मतलब ये तो पहली क्लास में। जी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को इस कोर्स के हवाले से ना, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या अजम्प्ट करके आगे अच्छा चीज़ें लेके चलनी है, किस पैटर्न पे जाना है आप लोगों ने। मतलब कोशिश मेरी ये होती है पहले दिन से ना आप लोगों को एक ट्रैक बताया जाए। मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी 2 स्टूडेंट्स की एग्जांपल आप लोगों को दे भी रहा हूँ जिनको रिसेंटली अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मुस्लिम टाउन मोड़ पे सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे उनको एज ए इंटर्नी बेसिस पे जॉब मिल गई है जॉब उनको। और उसमें उन्होंने सुबह 9 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक काम करना होता है, जैसे होता है अमूमी तौर पे। एक्सटेंडेड तरीक़ाकार भी यही है कि सॉफ्टवेयर कंपनी जब आपको हायर करती है एज अ इंटर्नी या एज अ प्रोफेशनल डेवलपर, तो आपने 9 to 6, या अगर वो US बेस्ड कंपनी है तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ तो वो शाम को 6 बजे स्टार्ट करते हैं, 5 बजे 6 बजे स्टार्ट करते हैं और रात 2-3 बजे तक हमारी शिफ्ट होती है। तो डिपेंड कर रहा होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती चीज़ें। अगेन द थिंग इज दिस कि आपने 8-9 घंटे का जहन बना के यार हमने ये जो इस फील्ड को हमने सेलेक्ट किया है, अभी से आप लोगों ने एक पैटर्न को लेके चलना है। अगर इन केस अगर आप लोग जॉब्स करना चाह रहे हो, मैं सिर्फ मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने एग्जांपल अपनी 2 ऐसी स्टूडेंट्स की दी हैं जो कि जॉब कर रही हैं, मैं उनकी एग्जांपल के हवाले से आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, नक्शा खींच रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग का जो एक जाविया है, एंगल है, वो एक दे रहा हूँ। अगेन दिस इज नॉट कंपल्सरी। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब। अभी एक और रिसेंटली स्टूडेंट है, रोहान नाम है उनका, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, शॉपिफाई पे स्टोर बना के और अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये अब आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस है। अमूमी तौर पे ज़्यादातर एक जो रुझान है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जॉब्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं तो हाईली प्रेफर करूँगा आपको कि आप लोग अपना बिजनेस करें या फ्रीलांसिंग करें। हाँ, अपना बिजनेस सबसे बेस्ट है, या फ्रीलांसिंग करें सेकेंडरी लेवल पे, और थर्ड प्रायोरिटी पे जॉब को रखें। मगर वेले रहने से बेहतर है, फालतू रहने से, वेस्ट होने से घर में बेहतर है, घर में बैठने से बेहतर है, कंफर्ट जोन्स में रहने से बेहतर है कि आप लोग कंफर्ट जोन से, अपने घरों से, अपनी लोकेशन से रीलोकेट हों, बाहर निकलें, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जाएं। काम को किया कैसे जाता है कंपनी में, जब आप काम करते हैं तो ना सिर्फ आपके स्किल्स पॉलिश हो रहे होते हैं, बल्कि आपके साथ जो टीम मेंबर आपके काम कर रहे होते हैं उनके साथ आप लोगों को डीलिंग भी समझ में आती है कि यार हमने किस तरह के बंदों से कैसे डील करना है। हर तरह का बंदा होता है, हर रंग का बंदा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो आपके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी होती है, आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त का जो एक स्टेमिना है उसमें इजाफा भी होता है। तो वेब डेवलपमेंट का या किसी भी, मैंने एक जनरल एग्जांपल के तौर पे अपनी फील्ड को मैंने ले लिया वेब डेवलपमेंट को। अगेन द थिंग इज दिस, आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में चले जाएं, वहाँ पे आपको हर तरह के हवाले से, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, आपको हर तरह के उसमें फील्ड में हर तरह के बंदे आपको मिलेंगे। आपको उसमें उस सिनेरियो में से गुजरना कैसे है, टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। जी सर, आप जरा ये बताएं
वेब डेवलपमेंट कर लेना, ताकि कोई आपसे पूछे कि आप ये कर रहे हो किसके लिए, कौन से जॉब है इसके लिए, क्या करोगे, तो ज़रा है कि आप लोग मेन मेन जो काम है ना, मर्न स्टैक का कोर्स करने के बाद मर्न स्टैक डेवलपर होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में। यहाँ पे लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इवन कोयटा में भी ये शुरू हो गया सिलसिला, कराची में। इवन अगर आप बाहर जाने का प्लान करते हो स्टडी बेस पे, या आपको वर्क परमिट वीज़ा बेसिस पे आपको किसी, जैसे आपको सऊदीया में, जैसे आपको दुबई में, जैसे आपको कनाडा में, यूके में, अमेरिका में कोई क्लाइंट आपको कहता है यार आप लोग वहाँ पे आके काम करो मेरी कंपनी के लिए, मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, अगर फिजिकली आपको वहाँ जाके ऑफर होती है, तो आपका जो एक डेजिग्नेशन होगा वो मर्न स्टैक का होगा, मर्न स्टैक। रिएक्ट डेवलपर भी कहलाएंगे आप, मर्न स्टैक डेवलपर, बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर भी कहलाएंगे विद यूजिंग द मोंगोडीबी, जिसको नॉलेज है, जिसको गिट के बारे में पता है, जिसको टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पता है, टेलविंड सीएसएस के बारे में पता है, बूटस्ट्रैप के बारे में पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, नॉलेज होती है। ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक भी दो स्टूडेंट्स की जो मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, उनको एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं पता, मगर उनको जो यहाँ से उन्होंने कोर्स किया, बेसिक नॉलेज आई उनके पास, उस बेसिस पे उन्होंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, बनाए, और उसको गिट पे रखा कोड को, और पब्लिश कर दिया वर्सल पे। जैसे मैंने वर्सल के बारे में पहला जो मेरा एक दिन दरमियान में आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया था, उसमें मैं वर्सल के बारे में भी तस्करा कर रहा था। तो गिट के साथ साथ जब आप वर्सल पे डिप्लॉय कर रहे हो, वर्सल इज़ अ सर्वर जहाँ पे आप उसे डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा है। उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे आपको कंपनीज रीच आउट करेंगी, लिंक्डइन के ज़रिए, इंडीड के ज़रिए, या आपको कोई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में बेतहाशा। इस टाइम तो हर रोज़ नया प्लेटफॉर्म ओपन हो रहा होता है जॉब्स के हवाले से, और वहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अपना क्रिएट किया हुआ है, अपना डिटेल वहाँ पे ऐड की हुई है, मेंशन किया हुआ है कि आपको ये स्किल्स आते हैं, बेसिक लेवल के, बहुत एडवांस के नहीं, बहुत बेसिक लेवल के। और अगर आपको इन सब के बाद, जो कि मेन चीज़ में अब आप लोगों को 2026 शुरू हो गया है, 2025 से मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी बात के साथ साथ, जैसे ही शुरू हुआ था, जिन बैचेस को मैं पढ़ा रहा था, मैं उनके साथ में ये चीज़ उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर रहा होता था कि हमने AI टूल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों का बुनियादी आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, मगर आपको इसका AI टूल का इस्तेमाल का आता है, पता है कि हमने किस तरह से प्रॉम्प्ट को लिखना है रिगार्डिंग द मर्न स्टैक, रिएक्ट JS, MongoDB, गिट के बारे में, नॉट JS के बारे में, टेलविंड के बारे में, बूटस्ट्रैप के बारे में पता है आपको लिखते कैसे हैं। अगर लिखना भी नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, आपको चैट GPT का इस्तेमाल आता है कि आप प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हो। हमारे साथी ऐसे हैं, हमारे जो मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, कई साथी, इवन ये मुझे भी कई दफ़ा मुझे प्रॉम्प्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूं, तो मैं चैट GPT से भी प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ। ठीक, आप चैट GPT से प्रॉम्प्ट लिखवा भी सकते हैं, उर्दू में बात करके लिखवा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। आपकी एक स्टेज ऐसी आएगी, आप डायरेक्टली इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दोगे, और जब आप लोग, ऑब्वियसली हमारा सारा काम बाहर के क्लाइंट्स के साथ होता है, और जिन कंपनीज में हम काम कर रहे होते हैं उसमें भी जब हमको वाया कंपनी का जो भी मैनेजर है या जो भी CEO के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, वो हमें ईमेल के ज़रिए बताएगा कि भाई क्लाइंट ने ये कहा है, और वो ईमेल उर्दू में तो नहीं होगी ना, वो इंग्लिश में होगी, तो वो आप लोगों ने पढ़ के समझनी होगी, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा अकॉर्डिंगली। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी से ना, अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि यार हमने मर्न स्टैक की जॉब करनी है या शॉपिफाई डेवलपर, मैं कोई बकेट नहीं लगाता, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई बकेट नहीं कर रहा कि यार आपने मर्न स्टैक का कोर्स किया तो आप मर्न स्टैक की जॉब करें, नो, नॉट एट ऑल। ये आप लोगों के पर्सनल स्किल सेट्स हैं। जैसे मैंने रोहान की एग्जांपल दी, उन्होंने मर्न स्टैक का कोर्स करके और वो शॉपिफाई को हैंडल कर रहे हैं, हालांकि शॉपिफाई नहीं पढ़ा उन्होंने। द थिंग इज दिस, ये आप लोगों का एक बेसिक कोर आइडिया समझना है, आप लोगों ने एक गेटवे है, ओपन कर लेना है, बाकी तो सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। सर इसके लिए फ्रीलांसिंग की भी अलग से कोर्स करना है? फ्रीलांसिंग में आप ना अपने उसको बनाओ, उसको प्रोफाइल्स जनरेट करो, प्रोफाइल्स बनाओ अपनी, जितने भी फ्रीलांसिंग, अपवर्क सबसे टॉप पे इस टाइम, अपवर्क मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप स्टोर टास्कर पे भी बना सकते हो, फाइवर पे भी कर सकते हो। मैं बाज़ लोगों का फाइवर का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं है, मगर आप लोग
मतलब मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रहा, मैं उसको पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे इस तरह ले रहा हूँ कि आप बना दो, हो सकता है वो कोई क्लाइंट वहाँ से मिल जाए आपको, कम से कम वहाँ पे फिजिकल उसका प्रोफाइल तो होना चाहिए ना, आपकी प्रेजेंस तो होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रेजेंस होगी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो जॉब के हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, या इवन अपनी ज़ाती कोई प्रोडक्ट आपके जहन में कोई आइडिया है कि अच्छा हाँ यार, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जैज़ कैश की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है बनिस्बत है कि पहले की निस्बत अगर उसे कंपेयर करते हैं, ईजी हो गया है। क्विकली हम बैठे बिठाए किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हम ईजिली कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम पहले बैंक जाते थे, वो चेक क्रॉस चेक होता था, वो 5 दिन के बाद पता चलता था कि यार वो तो सिग्नेचर ही ठीक नहीं है, फिर वो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, ठीक भी हैं तो मैच नहीं हो रहे, तो वो फिर दोबारा चेक जाता था, वो एक लंबा प्रोसेस था। अब आप बैठे बिठाए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हो, ईजी कर दिया काम उन्होंने। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिससे लोगों की आप ज़िंदगी अगर आसान कर रहे हैं, वो आप लोगों के जहन में आइडिया है, उस पर भी आप काम कर सकते हो यूजिंग दी स्किल सेट। जैसे मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ नाम बताए, तो अगर आप उन स्किल, इवन आपको कोई भी, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट आप ले लेते हो यहाँ लाहौर में, जैसे आप हो एग्जांपल के तौर पे, और आप चले जाते हो यहाँ पे ना होल सेल के जो शॉप्स हैं शालमी, वहाँ से आप अपना रॉ मटेरियल ले लेते हो, अपना कोई काम आप प्रोडक्ट बना रहे हो, या आप मिनिमल अमाउंट में वहाँ से चीज़ें बल्क में लेते हो जो आप लोगों को सस्ती पड़ती हैं। अब अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लेते हो, वहाँ पे आपने अपने जहाँ भी जिन लोकेशंस पे आप लोग लाहौर में रह रहे हो, अपनी रिहाइश है जहाँ पे, वहाँ पे एक छोटा सा वेयर हाउस बना लो, एक कमरा मुख्तस कर दो जहाँ पे आप सामान रखो ला के, फिर वो आप बना के स्टोर के ऊपर उसकी पिक्चर्स अपलोड करो, खुद से बनाओ, स्टोर बनाओ। लोग कर रहे हैं काम ऐसे, इस कोर्स के करने के बाद लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अपना स्टोर बनाओ, उसके ऊपर उसकी पिक्चर्स अपलोड करो, और जब वो सारा कुछ रेडी हो जाए, जब पब्लिश करोगे, ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑर्डर्स आएंगे। वो ऐसी प्रोडक्ट होगी जो मार्केट में लोगों की डिमांड है, ठीक है, कॉमन कोई भी प्रोडक्ट आप समझते हो कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट जो है जिसकी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादातर लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं, तो वो आप करके और अपना बिजनेस कर सकते हो। मतलब स्किल को आपने यूज़ किया फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट पर्पस ऑफ द वेबसाइट, और अपने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए प्रोडक्ट को, इमेजेस को, स्नैप पिक्चर लेके फ़ोन से पिक्चर ले रहे हो। आजकल फ़ोन्स के अंदर ये फंक्शनैलिटी आ गई है, आप बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो डिफरेंट एंगल से, उसकी आपने पिक्चर लेके अपलोड कर दी। देन आपने जब स्टोर रेडी कर लिया, वेबसाइट रेडी कर ली, उसको लॉन्च किया, पब्लिश किया, उसके बाद ऑर्डर आने लगे, तो अब आपका वो काम चल पड़ा, ठीक है, अब आपका वो प्रोसेस चल पड़ा। तो अब आप ऑफ एंड ऑन वेबसाइट की मेंटेनेंस देखोगे, आपका मेन फोकस जो है, टारगेट जो है वो ये होगा कि आपने अपना बिजनेस करना। तो ऐसे भी हैं, मतलब एक स्टूडेंट, जैसे 2 स्टूडेंट्स की मैंने रोहान की और उम्मे हानिया की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पिछले बैच में उम्मे हानिया ने अपना स्टोर लॉन्च किया है रिसेंटली। वो मुझे मैसेज आया था उनका कि उन्होंने अपना स्टोर लॉन्च कर दिया। वो बना रही है कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स होती हैं खूबसूरती, घर की खूबसूरती के लिए कैंडल्स हैं डिफरेंट तरह की। उन्होंने अपना इंस्टा का पेज बनाया, इंस्टा का पेज ज़रूर बनाएं अगर अपना बिजनेस करना है तो। इंस्टा का वैसे भी अपनी प्रेजेंस इंक्रीज होती है उससे आपकी, अगर आप इंस्टा का पेज बना लेते हो, आप इंस्टा का पेज बनाओ, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग करो, जब आपको ऑर्डर आने लगे उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा दो उसके प्रोफाइल के अंदर जाके, और जब उस पर यूज़र आएगा, कस्टमर आएगा, देखेगा तो वो कहेगा अगर मैंने परचेज़ करना है, वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा, उस पर जाएगा, वहाँ से वो क्लिक उसको परचेज़ कर लेगा वाया यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, वाया यूजिंग अ जैज़ कैश, इजी पैसा, जिस तरह की भी पेमेंट गेटवे आप इस पर इंटीग्रेट करोगे वो उसको आगे प्रोसीड कर लेगा, परचेज़ कर लेगा। मगर ये सारी बातें करने का मकसद ये है, इन तमाम बातों को बताने का, करने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक गाइड लाइन दी जा रही है। पहले दिन अगर आप कहोगे ना यार आके कि मुझे 1 लाख की सैलरी मिल जाए, 1.5-2 लाख मुझे पैसे मिल जाएं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल सकते, हो सकता है, ऐसे क्लाइंट हैं मार्केट में, कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है, जो पहले ही दिन 1 लाख रुपए ऑफर करते हैं आपको काम नहीं भी आता, वो आपको फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन पर्पस कि यार चलो ये बंदा सिंसियर है, ऑनेस्टली हमारे साथ चलना चाह रहा है, तो हम इसे 1 लाख ऑफर कर देते हैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या 15 दिन के बाद या 2 महीने, जो भी एक सेट ऑफ अमाउंट उसके साथ आप डिस्कस करोगे एंड डिसाइड करोगे। मगर जो अमूमी रुझान है उसमें यह है कि आपको इन तमाम स्टेजेस के लिए एक मरहले से गुजरना पड़ता है, और मेन आपका टारगेट ये ना हो पहले दिन से कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई पैसा कमा लेना है, बल्कि मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मैंने अपने एक जो जिस भी स्किल सेट है जो भी मेरे पास, उससे मैंने लोगों को
जिस तरह से भी मैं आसानी पर प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने क्लाइंट को। वो वहाँ पे फिज़िकली मौजूद है, यूएस में, कनाडा में, दुबई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, कहीं भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वो वहाँ पे फिज़िकली अवेलेबल है और वो वहाँ से क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, काम को ले रहा है उनसे, ठीक है ना, काम को पिक करता जा रहा है। शॉपिफाई का काम है, वर्डप्रेस का काम है, मोंगोडीबी का काम है, गिट का है, टाइपस्क्रिप्ट है, रिएक्ट के अंदर काम करना है, मर्ज स्टैक में काम करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स उनसे लेता जा रहा है, फैच करता जा रहा है। वो आपको एज अ रिसोर्स हायर किया बस ने, आप उसके लिए आसानी कर रहे हो, ईजी कर रहे हो उसका काम, और उसको एक्टिवली निकाल के दे रहे हो, पुश कर रहे हो काम एज अ रिसोर्स। उसने आपको हायर किया हुआ है, और आपको इसलिए हायर किया उसने क्योंकि आप पाकिस्तान में लोकल, उसको महंगा पड़ता रिसोर्स। अगर वो कनाडा में, यूएस में हायर करता, उसको वो रिसोर्स पड़ना था $5,000 का, उसने पाकिस्तान से $1,000 में हायर कर दिया। तो आपके लिए भी आसानी हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉलर के रेट ऊपर हैं, आपके लिए भी आसानी हो गई। इस तरह से चलता है काम, ठीक है ना, सिलसिला चल पड़ता है। तो अब अपने कुछ ऐसे कुछ अपने ना अपनी रूटीन्स को, अपने आप को प्रोएक्टिवली डिफरेंट उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जॉब्स के प्लेटफॉर्म्स पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीलांसिंग पे, हर तरह से ना अपने आप को थोड़ा प्रोएक्टिवली लेके चलना है डे वन से। मतलब मैं एक स्टेज तक ही बता सकता हूँ ना आपको, मेरी एक कनेक्टिविटी 1-2 घंटे का सेशन है, उसके बाद मेरी जो रूटीन है, मेरी बिजी हो जाती है रूटीन, मैं नहीं रीच आउट कर पाता आप लोगों को। फिजिकली मेरी कोशिश होती है यहाँ पे, जब 2 घंटे के लिए मैं आ गया हूँ, अवेलेबल हो गया हूँ, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, पुश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो जहाँ तक भी, जिस लेवल तक कर सकते हैं, उन चीज़ों को ऑप्ट करें, लेकर आएँ अपनी डेली रूटीन में, एक्सरसाइज में, उससे फिर उनका काम चल पड़े। एक अच्छी महीने की आपकी जो लमसम अमाउंट है, इतनी तो कम से कम हो ना, कि अगर आप किसी दूसरे शहर से आए हुए हो, आपके साथ कोई फैमिली है, डिपेंडेंट्स हैं, आपके डेली के अखराजात हैं, वो कुछ ना कुछ तो आप उसमें से, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में सुबह जॉब कर रहे हैं, सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सेकंड टाइम को जॉब कर रहे हैं, तो उनके सेमेस्टर की फीसेस निकल रही हैं। अभी वो कैनवा डिज़ाइनर, बल्कि हाँ, वो एक जो और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, वो मुझे मैसेज आया था, वो कैनवा में डिज़ाइनिंग हो रही है, अगर कोर्स उसने मर्ज स्टैक का किया और डिज़ाइनिंग कैनवा के अंदर हो रही है। तो इस तरह से भी आप लोगों को वे आउट चाहिए ना कुछ सर्किट चलाने के लिए, प्रोसेस करने के बाद आपको एक चीज़ पता चल गई कि अच्छा हाँ यार, कैनवा में मैं डिज़ाइनिंग ऐसे कर सकता हूँ कि मैं, अगर मुझे नहीं भी आती तो मैं एआई से हेल्प ले सकता हूँ, एआई से जाके मैं हेल्प ले सकता हूँ।
ठीक है जी। ओके, तो हम कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आपने ज्वाइन की रखा हुआ है, ठीक है, इस पे सेम लिंक ही है उस्मान, ठीक है ना? ओके, एंड जी सर। सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ओके, एक स्टूडेंट को ऐड कर दिया उन्होंने, मे बी इफ शी इज इंटरेस्टेड। चलें जी। तो अब जो ये है हमारा कोर्स का पहला हिस्सा, हाँ, दो हिस्से हैं इसके, फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड में मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बतानी है उसमें है, सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बेसिक लेवल की, बहुत बेसिक। अब ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि मैं अपना जो मेरा है ना, बेटी 7th क्लास में है वो, तो उनको भी ये पढ़ाया जा रहा है। मतलब शायद मैंने नहीं पढ़ा, मगर अब चूँकि इतना एडवांस हो चुका है, कोर्सेज इतने एडवांस हो चुके हैं कि इवन, बल्कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप आ जाते हो, मैं उस दिन बुक देख रहा था, टेक्स्ट बुक, उर्दू बाज़ार में गया, यहाँ पे तो मेरी नज़र पड़ी, तो अब उन बच्चों को भी बताया जा रहा है कंप्यूटर की हवाले से, तो उसमें भी HTML बतौर लैंग्वेज के तौर पे बच्चों को बताई जा रही है कि किस तरह से आपने एक बेसिक इंटरफेस रेडी करना है। जैसे किसी ज़माने में MS ऑफिस, MS ऑफिस में एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये चीज़ें बताई जाती थी। अब ये लैंग्वेजेस जो हैं हमारे, जो 7th क्लास का, 6th क्लास का स्टूडेंट है, उनको उसमें डिटेल के ना बुनियादी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आसान है, इजी है, मतलब ये चीज़ें इतनी आसान है, इजी हैं कि अभी क्योंकि अब आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, तो शायद आप लोग के लिए थोड़ा सा वो हो कि यार ये क्या हो गया, इतना खुश्क चीज़, इतना मुश्किल चीज़, इतना डिफ़िकल्ट। बाकी अगर इसको कंपेयर करें हम, जो मार्केट में काम हो रहा है, अगर मैं उसके साथ इसको कंपेयर करता हूँ, तो हम एज अ डेवलपर जो प्रोफेशनली इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन चीज़ों को बैठ के खुद लिखें। हम ये सारा काम अब 2025 और 2026 और ज़्यादा एडवांस हो गया है, जितना भी काम है हम AI से करवा रहे होते हैं। हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इवन ये कि प्रोग्रामिंग एंड पे भी पूरी वेब एप्लीकेशंस वाया राइटिंग अ प्रॉम्प्ट राइट करके और बाकायदा तौर पे उसको करवाया जा रहा है यूजिंग, उसको पूरी उसके ऊपर वेब एप्लीकेशंस बनवाई जा रही हैं यूजिंग दैट AI, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है, परफेक्ट, चलो ठीक हो गया। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। HTML हमें कब ज़रूरत पड़ती है एक वेब पेज को, हमें कब उसको ब्राउज़र को जो जिस पे हमारी वेबसाइट डिस्प्ले होनी है उसमें हमें बताने के लिए हमें किस स्टेज पे आके हमें ये हमें एहसास होता है कि यार हमने HTML का इस्तेमाल करना है अपने वेब पेज को डेवलप करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन द सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्योंकि पहला फेज जो होता है, जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेज होती है किसी भी वेबसाइट के हवाले से, चाहे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, सर्विसेज के हवाले से वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, US, कनाडा, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं रिगार्डिंग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, रिगार्डिंग वो डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, SEO करके दे रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके दे रहे हैं, साथ में वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करके दे रहे हैं मुख्तलिफ अपने क्लाइंट्स को डील करने के लिए। तो ये मिसाल के तौर पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट होगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्किल वालों की जो वेबसाइट है वो क्या है जी, वो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करके दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये कोर्सेज करवा रहे हैं हम। इसी तरह से W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोली हुई मैंने, ये आप लोगों को क्या बता रहे थे, आपने कोई चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को की चीज़ को आप आगे प्रोसेस करके सीखना चाह रहे हो, तो इस वेबसाइट का मकसद ये है कि ये इस वेबसाइट पे आने वाले कस्टमर्स को, यूज़र्स को उस के हवाले से जो भी स्किल वो सीखना चाह रहे हैं उसके बारे में मालूमात मुहैया कर दें। एक लाइट का देख लें अगर किसी तरह अगर पॉसिबल हो सके, तो लाइट बहुत थोड़ी है ये तो। बेशक, वालेकुम अस्सलाम, एक कर दीजिएगा क्योंकि पहले एक लगी हुई थी, आई थिंक हमें यहाँ लगी हुई थी, इस साइड पे थी एक ट्यूब लाइट थी।
इस ट्यूबलाइट लगी थी वो लगाई नहीं हुआ है। हाँ, बल्कि इसकी जगह मेरे ख्याल है अगर ट्यूबलाइट कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है, वो इजी भी हो जाएगा क्योंकि लाइट तो मंडे बहुत। को ही है इंशाल्लाह। अच्छा चले ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम चीज़ों का जो ये दो तीन तरह का जो फ्लेवर आ गया हमारे पास, एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, एक सर्विसेज के हवाले से सेल कर रहे हैं वो सर्विसेज, उस हवाले से एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जो कोर्सेज के बारे में मालूमात प्रोवाइड कर रही है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन पर्पज़ होती हैं, उस पर आके कस्टमर यूज़र आके चेक कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक, जो भी टॉपिक जिसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, रिगार्डिंग जब वो उसको सर्च रिजल्ट आएंगे उससे रिलेटेड वेबसाइट्स डिस्प्ले कर देगा गूगल। तो ये तमाम के तमाम जितने भी फ्लेवर्स मैंने बताए आपको, 3-4 फ्लेवर्स बता दिए वेबसाइट्स के हवाले से, और भी इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनाई जा रही होती हैं। तो इसमें क्या है जी, इसमें सबसे पहला फेज़ क्या है, इसमें इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाता है, लिखा जाता है, राइट डाउन किया जाता है। जो भी जिस तरह का भी कोई क्लाइंट है या अगर आप खुद बना रहे हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो उसको आप लिखोगे कहीं ना कहीं, उस कॉन्सेप्ट को बताओगे, लिखोगे, राइट डाउन करोगे, उसको कहीं ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो अब जब रिक्वायरमेंट लिख दी गई, डॉक्यूमेंट हो गई कि अच्छा यार ये वेबसाइट हम बनाने लगे हैं, उसको इस फ्रेमवर्क में बनाएंगे, मिसाल के तौर पे उसको हम फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है उसकी एंगल से हम देखें तो हम कह रहे हैं यार हम उसको कस्टम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए बनाएंगे। मैंने एक बात कही है, आई एम टॉकिंग, ठीक है, इसको हम राइट डाउन कर लेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे। जब ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो गई तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होगा, उसी तरह से और भी बहुत सारे स्पेक्स होते हैं, जैसे मर्न स्टैक के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मर्न स्टैक में का जो डेवलपर है, जब उसको उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि भाई तुमने ये वेबसाइट बनानी है, तो उसने क्या होगा, ये अंडरस्टूड चीज़ें होंगी कि उसने रिएक्ट फ्रेमवर्क में बनानी होगी, ठीक है, रिएक्ट फ्रेमवर्क में या नेक्स्ट.js में भी बनानी होगी, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपस में को रिलेट है, इंटर रिलेटेड हैं ये चीज़ें। और वो है जी, उसका फ्रंट एंड जो होगा वो टेलविंड के साथ रिएक्ट प्लस उसका जो बैक एंड है वो MongoDB, ठीक है, MongoDB, TypeScript, Node.js, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइड हो गई। अब ये पोर्शन डिसाइड होने के बाद उसकी ब्रांडिंग क्या होगी, कलर ब्रांडिंग क्या होगी उसकी। जैसे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे हम देख रहे हैं ग्रीन कलर की ब्रांडिंग है इनकी, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है ना, ये ऊपर टॉप ग्रीन कलर का लोगो है, इसके बेसिस पे मैं बात करूँ, ये ग्रीन, ये ब्लैक कलर की इनकी नेविगेशन है, दिस इज द नेविगेशन, ठीक। इसी तरह से अगर मैं जब भी हमने कोई वेबसाइट बनानी होगी तो हम ये W3 स्कूल्स बोलना ये नहीं, ये नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वेबसाइट रेफरेंस के तौर पे दी है। अगर खोलना चाहो खोल सकते हो आप, मगर इस वक्त जो काम हो रहा है मार्केट में, अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है या आपको कोई जॉब मिल जाती है, तो आपने कंपनीज और क्लाइंट प्रेफर भी कर रहे हैं कि आपने इन वेबसाइट्स पे आने की बजाय आपने AI टूल पे जाना है, ChatGPT, Grok, Gemini, DeepSeek और बहुत सारे इसके अलावा एक जिसे कहते हैं ना, एक प्लेंटी ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें आप खाली प्रॉम्प्ट लिखते हो, वो पूरी वेबसाइट का कोड आपको प्रोवाइड कर देता है, उसका इंटरफेस भी बना देता है, उसका रेडी टू गो होती है वो वेबसाइट, बस आप उसको क्लिक करते हो वो पब्लिश हो जाती है। इस तरह की प्रोसेस आजकल ज़्यादातर अमूमी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और आपने उसी को ही पहले दिन से ना ये जहन साजी करें कि हमने इस तरह से चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, वेबसाइट रेफरेंस वेबसाइट दी है मैंने आपको W3 स्कूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है, मगर अगर आपने ओरिजिनली किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने AI टूल का इस्तेमाल लाजिम करना है। ये देखें इन्होंने भी AI ऐड कर दिया है यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है, अभी मेरी नज़र पड़ी AI। इट मीन्स कि आपने AI को लाजमी अपनी प्रैक्टिस में पहले दिन से ही लेकर आना है। अगर आप कहोगे यार मैं ख़ुद ही सारी वेबसाइट बना लूँगा और मुझे ज़रूरत नहीं है AI की, तो आप ऐसे ना करो, ये आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हो। अपने स्किल्स को, आपको अगर मौका मिल रहा है, जब आप ओरिजिनल किसी प्रोजेक्ट पे, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो शायद इतना मौका नहीं मिलता। मैंने जहाँ
पढ़ा, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा और वहाँ पे हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया। तो जो काम हमने पढ़ते मतलब एज असाइनमेंट के तौर पे किया वो किया, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ठीक है। मगर जब हम मार्केट में आए, जब हमने सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की, क्लाइंट के साथ काम किया, तो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडिया हुआ कि यार काम होता क्या है, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है और जो मार्केट में हो रहा है वो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आती है इंस्टेंट। अभी जब मैं बातें बता रहा हूँ ना, शायद आप लोगों को इतना ज़्यादा रियल टाइम आइडिया ना हो, लेकिन अगर आप लोगों को इंशाल्लाह अगर आज कोई क्लाइंट मिल जाता है या आने वाले वक्त में कोई क्लाइंट मिल जाता है और जब आप उसके साथ काम करोगे, वो ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर होगा आपका, ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप लोग चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, उससे आप लोग के स्किल्स भी बेहतर होंगे। अब वो सारी की सारी ब्रांडिंग के हवाले से मैं बात कर रहा था, ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर एक ब्रांडिंग है ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, वो सारी आप लोगों को नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्किल, मैंने सर्च कर लिया नेक्स्ट स्किल, ठीक है, गूगल पे टॉप पे आ रही है नेक्स्ट स्किल, क्योंकि मैं सर्च करता भी रहता हूँ तो वो रैंकिंग भी मुझे उसके हवाले से वो आ रही है। इसी तरह से अगर मैं सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप, जो कि फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, इसी तरह से टेलविंड, इसी तरह से रिएक्ट, इसी तरह से मोंगोडीबी। ये मैंने डिफरेंट ना वेबसाइट्स ओपन करता जा रहा हूँ, आप लोगों को थीम ब्रांडिंग का आइडिया देना है मैंने, थीम ब्रांडिंग का, कलर्स का आइडिया देना है मैंने, सिंपल आप लोगों को। नेक्स्ट जेएस, वर्सल, और ये आगे जी हम वर्सल को मुझे इनकोग्निटो में ओपन करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस टाइम लॉगिन हूँ, तो मुझे इसका होम पेज दिखाना है आपको, तो मैं इनकोग्निटो में ओपन कर देता हूँ। इनकोग्निटो मतलब वो मुझे लॉग आउट स्टेट में दिखा रहा है, वहाँ क्योंकि मैंने लॉग इन किया हुआ है तो वो उसका होम पेज रीडायरेक्ट नहीं कर रहा मुझे, वो मुझे डैशबोर्ड पर लेके जा रहा है। ठीक है जी, ये मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं। दिस इज़ नेक्स्ट स्किल। नेक्स्ट स्किल क्या कर रहा है जी, आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। इसकी थीम ब्रांडिंग क्या है जी, रेड कलर की, ये कहाँ से बंद होगा, यहाँ से बंद होगा, उसका बटन जो है ना हाइड हुआ हुआ। ठीक है, ये रेड कलर की ब्रांडिंग के हवाले से मैं बात कर, रेड कलर की ब्रांडिंग है इनकी, जहाँ भी आप देखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेड कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। बूटस्ट्रैप पर्पल कलर, टेलविंड ब्लू और वाइट का मिक्सचर है। ठीक, वाइट ज़्यादा बेस कलर यूज़ किया इन्होंने, ब्लू कलर भी साथ साथ इनके लोगो में भी आ रहा है, ये आ रहे हैं। रिएक्ट डार्क ब्लू, ठीक, विद द लाइट वाइट कलर, ये इनका लोगो है, रिएक्ट फ्रेमवर्क। ये मोंगो बैकएंड जो आप लोग पढ़ोगे, मोंगो डीबी। और नेक्स्ट जेएस ब्लैक एंड वाइट, इसी तरह से है नॉड जेएस भी है। ठीक है, नॉड जेएस, ठीक है, इनका भी एक मैं ब्रांडिंग के कलर के हवाले से ये वेबसाइट्स ओपन करके वही रेलिवेंट वेबसाइट्स ओपन कर दी हैं मैंने, जो आप लोगों ने आगे लेके भी चलनी है। और ये है जी वर्सल, ठीक, तो वर्सल इज़ ऑल्सो ब्लैक एंड वाइट जस्ट लाइक नेक्सस। और एक है जी वेबसाइट हमारी गेट हब, जहाँ पे हमारा सारा कोड हम रखते हैं, पुश कर रहे हैं। थीम ब्रांडिंग के हवाले से मैं बता रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से मैं बता रहा हूँ। इनका तकरीबन आप कह लो लाइट डार्क ब्लू कलर, ठीक है ना, डार्क ब्लू शेड आ रहा है विद ग्रेडियंट, ग्लेक्सीज, ठीक है ना, उन्होंने सिस्टम एक आप लोगों को डार्कर टोन है इसकी, तो ये डार्कर टोन है इसकी। ठीक है, गिट हब, वर्सल, नॉट जेएस, नेक्स्ट जेएस, मोंगोडीबी, रिएक्ट, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, नेक्स्ट स्किल, W3 स्कूल्स। इन तमाम वेबसाइट्स को जब मैंने गो थ्रू करता हूँ, देखता हूँ, एक उसका एक पैटर्न देखता हूँ मैं कलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांडिंग कलर्स के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से, तो एक ख़ास किस्म के कलर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल दीज ब्रांड्स रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक टोन ऑफ कलर। तो जैसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये वेबसाइट हमने स्टैटिक, कस्टम, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के यूज़ करके हमने इसको डेवलप करना है, बनाना है, तो हम ये चीज़ भी डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ये चीज़ हमें लिख के दे दी जाती है, या खुद लिख रहे हैं, अगर खुद प्रोजेक्ट पे अपनी काम कर रहे हैं, या क्लाइंट हमें बता देता है कि भाई आपने
ये थीम ब्रांडिंग यूज़ करनी है, ये मेरा थीम ब्रांड है, वो आपको लोगो प्रोवाइड कर सकता है उसके लिए। अगर उसने कोई कल लोगो बनाया हुआ है खुद से, उसके दिमाग में कोई है, उसने कहीं डिज़ाइन किया है, उसने किसी डिज़ाइनर से बनवाया हुआ है, या अगर नहीं भी बनाया वो कलर आपको बता देगा, यार ये प्राइमरी कलर है, बेसिक कलर है, थीम ब्रांडिंग कलर है, ये आपने लेके चलना है आगे और इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें उसी डॉक्यूमेंट में लिख दी गई, राइट डाउन कर दी गई। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे जब ये चीज़ें सारी बन गई, अब उस वेबसाइट के ऊपर जैसे एक वेबसाइट है मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जी लाइमलाइट की, ठीक है, लाइमलाइट क्या है जी? कपड़ों का ब्रांड है, कॉमन ब्रांड है, ठीक है जी। इसी तरह से एक वेबसाइट है बारोक, पाकिस्तानी ब्रांड है, baroque.pk। और इसी तरह से है जी कोला नेक्स्ट की वेबसाइट है, कोला नेक्स्ट। तो ये क्या है जी? ये तमाम की तमाम जो वेबसाइट्स मैंने ओपन की हैं, स्क्रॉल डाउन, ये है जी बारोक की वेबसाइट। बारोक की वेबसाइट पे जो कस्टमर आएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो प्रोडक्ट्स देखने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, और फॉर एग्जांपल अब यहाँ आने के बाद इट्स वेरी ऑब्वियस इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है उसमें। तो इस वेबसाइट के बनाने का मकसद इस वेबसाइट के बनाने से डिफरेंट है। जो ये बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट है, इसके बनाने से डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट से बनाने से थोड़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। मोंगोडीबी से डिफरेंट है, रिएक्ट से डिफरेंट है, टेलमेंट से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि वहाँ पे जाके कस्टमर ने ये प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो इसमें एक फ़ीचर आ गया। एक फ़ीचर कौन सा वाला आ गया? इसमें एक फ़ीचर आ गया कि यार इसमें कस्टमर इस वेबसाइट पे, बारोक की वेबसाइट पे आने के बाद, कोला नेक्स्ट की वेबसाइट पे आने के बाद, लाइमलाइट की वेबसाइट पे आने के बाद चीज़ों को ख़रीदेगा, परचेज़ करेगा, बाय करेगा, यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, यूजिंग द जैज़ कैश, यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जो भी सिस्टम उसके अंदर इंटीग्रेट हुआ हुआ है। तो अब ये रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जो डॉक्यूमेंट रेडी किया जा रहा है, जिसमें हमने ये मेंशन कर दिया कि ये वेबसाइट स्टैटिक HTML कस्टम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए बनेगी, ये वेबसाइट इस थीम ब्रांडिंग के साथ बनेगी, ये वेबसाइट इस फीचर्स के साथ बनेगी। कौन से फीचर्स होंगे इसमें? पेमेंट गेटवे का फीचर होगा, इस तरह से ये स्लाइडर चल रहा होगा, उसमें इंट्रो बैनर होगा, ठीक है, इस तरह से ये नेविगेशन होगी, इस तरह से ये सर्च की फंक्शनैलिटी होगी, ऐड टू कार्ट का कॉन्सेप्ट होगा, इस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही होगी। एक इमेजिन किया जा रहा है, कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उन चीज़ों को लिखा जा रहा है, राइट डाउन किया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, आइडियलाइज़ किया जा रहा है कि अच्छा यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनाएंगे, इस तरह से ये वो बनेगी, इसमें ये प्रोडक्ट होंगी, इसमें ये वॉचेस भी होंगी, इसमें ये भी होंगे, वॉलेट्स भी होंगे, इसमें बैग्स होंगे, शूज़ होंगे, ग्लासेस होंगे, स्कार्फ्स होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैन के लिए अलग होंगे मैन शूज़, वुमेन शूज़, बच्चों के सब चीज़ें अलग अलग उन्होंने एक्सप्लिसिटली कैटेगरीज बना दी हैं, ठीक है ना, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बच्चा पार्टी वगैरह वगैरह। ओके हो गया, डन हो गया। जैसे ये है जी, ये है जी, अच्छा ये क्या है जी? ये कह रहे हैं जी हम कोला नेक्स्ट वाले कह रहे हैं कि यार हम ना अपनी एक वेबसाइट हमने बना ली है, तो हम अपनी तमाम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, ऐसे इंट्रो बैनर चलेगा, उसमें सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे। और फिर वो क्या होगा? मिसाल के तौर पे कोई बंदा इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? इनको रीच आउट करने के लिए या इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए या एज इनका डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ ना कुछ वो परचेज़ करेगा ना, उसको चीज़ों को ख़रीदेगा। तो इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होगा। अंडरस्टूड? चीज़ें ये लिख दी गई हैं, डॉक्यूमेंट कर दी गई हैं स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अब ये चीज़ें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रही होती हैं, और आपने एज अ डेवलपर इन चीज़ों को रीड आउट करके, पढ़ के, और अगर आप खुद प्रोडक्ट ऑनर हो तो आपने खुद से इन चीज़ों को स्टार्टिंग में राइट डाउन करके, डिसाइड करके और आगे प्रोसीड करना होता है, अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना होता है। अब वो चीज़ भी डॉक्यूमेंट हो गई, फीचर्स भी डॉक्यूमेंट हो गए, ये भी डिसाइड हो गया। और मिसाल के तौर पे कितनी प्रोडक्ट हैं, मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, उसमें 10 प्रोडक्ट हैं, एक में 10,000 प्रोडक्ट हैं, डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रही होती हैं चीज़ें। और एक में काफ़ी सारे उनके वेरिएंट हैं, एक शर्ट पीस है, ठीक है, उसके काफ़ी सारे वेरिएंट हैं,
ब्लू में भी है, पर्पल में भी है, येलो में भी है, ब्लैक में भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। न्यू अराइवल्स हैं, उसके ऊपर न्यू अराइवल्स होगा, उसके ये प्रोडक्ट होंगी, उसके ये कलर्स होंगे। ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट कर दी गई, लिख दी गई। जब वो चीज़ें डॉक्यूमेंट हो गई, लिख दी गई, वो डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, तो नेक्स्ट फेज़ के तौर पे हमारा जो प्रोसेस होता है वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस में, अजान का हम 2 मिनट का गैप ले लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है वायर फ्रेमिंग का प्रोसेस, ठीक है, वायर फ्रेमिंग का। अभी हम अजान का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वायर तक नमाज पढ़ ली? फ्रेमिंग। हाँ, नमाज का एहतमाम कर लेते हैं हम, बिल्कुल। यहाँ पे देखें साथ वाले रूम में, इधर बाहर देखें कहीं मुसल्ला रखा हुआ है कहीं के नहीं, मुसल्ला यहाँ कहीं रखा होगा, वहाँ से ले आएँ और यहाँ जमात ही करा लेते हैं। चलिए, मैंने ना एग्जाम्पल एक वायर फ्रेम ओपन कर दिया, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। 2 मिनट का हम वक्फा भी ले लेते हैं, नमाज का 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, नमाज का एहतमाम करके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ है मुसल्ला रखा हुआ है कि नहीं?
सल्लल्लाहु अलैहि Allah. 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 Allah Akbar.
तो ये मैंने ओपन किया है जी, उसका वायर फ्रेम मैंने एक इमेज ओपन कर लिया है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि जब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर दी जाती हैं तो उसका एक वायर फ्रेम रेडी किया जाता है, और जो वायर फ्रेम है वो रेडी करना होता है डिज़ाइनर ने, ठीक है, या जो UI UX का बंदा होता है वो रेडी कर देता है। जब वो तमाम चीज़ें उसमें से पढ़ लेते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे ये फीचर होगा, इसके अंदर इस तरह से इंट्रो बैनर होगा, इस तरह से साइड बार होगा, इतने बटन्स होंगे, उसके अंदर ये सर्च की फंक्शनैलिटी होगी, ये इन्होंने यूट्यूब का एक उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है आप लोगों को। ये जो हम देख रहे हैं दिस इज़ द यूट्यूब में किस तरह से इस तरह से बिल्कुल वैसी है। तो बेसिकली जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है यूट्यूब लिखा हुआ है, तो उन्होंने आपको यूट्यूब का ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया HTML, अब मैं अगर होम पेज पे आता हूँ तो मुझे रिलेटेडली आ गया, ठीक है, HTML ओके सही। तो इस तरह से कुछ चीज़ें इन्हें सर्च करना है, इस तरह से उसके थंबनेल आ रहे होंगे और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया जैसे वो चीज़ें लिखी गई थी उसको एक शक्ल देने के लिए, उसे ड्रॉ करने के लिए कैनवस के ऊपर बताने के लिए डिज़ाइनर को बताने के लिए कि जो ये वेबसाइट हम बनाने लगे हैं उसका इंटरफेस किस तरह का होगा, उसका दिखेगी किस तरह वो वेबसाइट ब्राउज़र में बनने के बाद किस तरह से नज़र आएगी वो कस्टमर को, यूज़र को। तो वो तमाम की तमाम डिटेल्स, उन चीज़ों को जो ड्रॉ करने का एक प्रोसेस है वो वायर फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जब वायर फ्रेम हो जाती हैं चीज़ें, उनको वायर फ्रेम कर दिया जाता है, उनको सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी जाती हैं कि ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, लोगो इस तरह से आएगा, सर्च बार ऐसे आएगी, यहाँ बटन्स होंगे, और ये ब्लैक एंड वाइट होता है, ये ग्रे टोन में होता है, ठीक, ग्रे टोन या ब्लैक एंड वाइट होता है, इसके कोई कलर्स नहीं होते। थीम ब्रांडिंग डिसाइड हो गई है स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मगर अभी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वायर फ्रेम में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। उसके बाद का जो फेज़ होता है डिज़ाइनिंग फेज़ जो होता है, जिसमें उस वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार होता है, और डिज़ाइन फ़ोटोशॉप में भी तैयार हो सकता है, डिज़ाइन फिग्मा के अंदर भी हो सकता है, XD में भी हो सकता है, डिज़ाइन स्केच में भी हो सकता है। अगर हम मैक पे काम कर रहे हो, मैक सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो उसमें स्केच यूज़ होता है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग पर्पस। तो ये और इसके अलावा कैनवा के अंदर भी डिज़ाइनिंग हो सकती है। इस वक्त मार्केट में कैनवा के अंदर भी वेबसाइट के लेआउट्स रेडी किए जा रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट के लेआउट्स हो गए, सोशल मीडिया का काम हो गया, इंस्टा पे किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशनल बेसिस पे कोई बैनर रेडी करना है तो वो भी कैनवा के अंदर रेडी हो रहा है। और भी बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए हैं, आप AI टूल्स का भी इस्तेमाल करके उस इमेज को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अगेन द थिंग इज़ दिस कि पहला फेज़ हमारा डॉक्यूमेंट का था, दूसरा वायर फ्रेमिंग का था, और तीसरा फेज़ जो होता है वो डिज़ाइनिंग फेज़ होता है। डिज़ाइन किया जाता है उस वेबसाइट के ऊपर कि जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल हमें डेवलप फॉर्मेट में नज़र आ रही है कोरानेक्स की वेबसाइट, जिस तरह से हमें बारोक की वेबसाइट डेवलप फॉर्मेट में नज़र आ रही है, तो इसका कोई ना कोई डिज़ाइन होगा। लाइमलाइट, Node.js, रिएक्ट फ्रेमवर्क, Next.js, MongoDB, कहीं ना कहीं इसको डिज़ाइन किया गया होगा। इन फर्स्ट फेज़ इसको डिज़ाइन करना मतलब कहाँ पे इसका टॉप में इस तरह से बार कहाँ पे होगी, सर्च बार, बटन्स, ये कॉन्टेक्ट अस का बटन, कॉल नाउ का बटन, नेविगेशन, लोगो, इन तमाम चीज़ों को फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, कैनवा में, XD में, फिग्मा में, इन चीज़ों में डिज़ाइन। जब डिज़ाइन रेडी हो गया, चीज़ें बन गई, रेडी हो गई, देन उसको हैंड ओवर किया जाता है डेवलपर को। और हमारे केस में मर्नस्टैक डेवलपर है, मैं कोई बॉक्स आउट नहीं कर रहा, अपने आप को बॉक्स आउट करें भी ना, क्योंकि AI का ज़माना है। और AI के ज़माने में अगर आप मर्नस्टैक का कोर्स कर रहे हो तो आप शॉपिफाई का भी काम कर सकते हो, आप वर्डप्रेस का भी काम कर सकते हो, आप कस्टम बेस्ड वेबसाइट को भी देख सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, बेसिक कोर आइडिया हो गया आपको, तो आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो। अब वो जो डिज़ाइन रेडी हुआ था उसको कन्वर्जन करनी है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है यूजिंग द जो भी स्किल सेट है, जो भी फ्रेमवर्क डिसाइड हो रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म डिसाइड हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि डॉक्यूमेंट किया गया कि यार हमने ये वेबसाइट किसी फ्रेमवर्क में नहीं हमने बनानी, कोई फ्रेमवर्क मिसाल के तौर पे टेलविंड बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करना, बल्कि हमने एक ख़ुद से HTML,
CSS और जावास्क्रिप्ट लिखनी है और उसको वेबसाइट को रेडी कर लेना। तो वो एक हमें ज़रूरत पेश आ रही है इस मौके पे आके कि हमें एक अदद ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है कि ब्राउज़र हमारी बात को समझे कि इस डिज़ाइन को हमने ब्रेक डाउन करके डिस्प्ले कैसे करना है ब्राउज़र के अंदर। कि अगर ब्राउज़र के अंदर हम फोटोशॉप की फ़ाइल तो अपलोड नहीं कर सकते ना, JPEG फॉर्मेट में पूरा पेज तो अपलोड नहीं कर सकते। अगर हम कर भी देंगे, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि यार ये सारा के सारा इमेज हो, ये सारा जितना भी वेबसाइट आप देख रहे हो नेक्स्ट की, ये सारा के सारा इमेज हो, तो फिर यूज़र इंटरेक्ट कैसे करेगा उससे? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये सारा टेक्स्ट बेस है, ये लिखा जा रहा है, वो लिख नहीं सकेगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, मगर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। तो उस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को बेहतर अंदाज में ब्राउज़र को समझाने के लिए, जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिफरेंट हमारी IT की डिफरेंट जो हमारी डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने सेम पैटर्न ब्राउज़र को उस डिज़ाइन के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज का हमें ज़रूरत होती है, ठीक है ना, एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो वो लैंग्वेज क्या है जी हमारी? वो लैंग्वेज HTML, आसान है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो भी हमने डिज़ाइन तो बना लिया, अब उसको हमने हर चीज़ को अलग अलग से बिल्ड करना है, बनाना है, लिखना है, वाई यूजिंग द कोड के ज़रिए बात करनी है हमने, क्योंकि ब्राउज़र कोड की लैंग्वेज समझता है। वो हमारे डिज़ाइन को यूज़र एंड पे इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेक्टिव ख़ास तौर पे जो मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है, ये वाला एक पेज ओपन किया हुआ है ना, अब इस पेज को इंटरेक्टिव करने के लिए विद द कस्टमर इससे आगे कैसे डील करेगा जी? उसको अनस्टिच कपड़े चाहिए, वो क्लिक करेगा अनस्टिच पे, उसको चाहिए स्टिच कपड़े, स्टिच करेगा तो प्राइस डिफरेंट हो रही होगा, ठीक है, स्टिच पे डिफरेंट है प्राइस, ये देखें प्राइस डिफरेंट होगी 8,213, और स्टिच पे आता हूँ तो प्राइस हो गई 19,950, ठीक है, 19,950। प्राइसेस चेंज हो रही हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रही है। हो सकता है कस्टमर ऐसा हो कि उसे स्टिच कपड़े चाहिए हो सकता है कस्टमर ऐसा हो कि वो कह रहा है नहीं भाई अनस्टिच कपड़े चाहिए मुझे, मैं खुद स्टिच कर लूँगा। तो अगर ये इमेज होता, सारा इमेज होता, तो उसके साथ इंटरेक्टिविटी पॉसिबल नहीं थी। उस पॉसिबिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए हमें HTML लैंग्वेज चाहिए ब्राउज़र को बताने के लिए, ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ब्राउज़र को यानी कि HTML की जो हमारा एक वो है ना ब्रिज, वो ब्राउज़र और कस्टमर को उस वेबसाइट के हवाले से, जो वेबसाइट हमने डिसाइड की, डॉक्यूमेंट की, उसका वायर फ्रेम रेडी हुआ, उसका डिज़ाइन रेडी हुआ और अब उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, तो वो ब्रिज कब बन रहा है? ब्रिज बन रहा है वो समझाने में ब्राउज़र को, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट नीड्स भी पूरी कर रहा है वो कि इस स्टिच पे क्लिक करने पे और अनस्टिच पे क्लिक करने पे क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, उसकी कितनी क्वांटिटी कितनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी 1 2 3 कितने पीसेस चाहिए, ऐड टू कार्ट पे जैसे क्लिक करेगा प्रोसीड टू चेकआउट पे चला जाएगा, वो कार्ट के पेज पे चला जाएगा, तो वो परचेज करने की पोजीशन में आता जाएगा। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। जब भी हम कोई ये मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट की एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक हम कोर्सेज़ के हवाले से चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ यार मैंने ना डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट पर डेवलपमेंट, अब उसमें सबसे पहले कोर्स आ रहा है जी आप लोगों का मर्न स्टैक का, फिर फुल स्टैक पाइथन का कोर्स आ रहा है, फ्लटर, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन और वगैरह वगैरह, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, वर्डप्रेस, रिएक्ट नेटिव। तो मैंने अब ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, मेरी नीड पूरी हो रही है, मुझे पता चल रहा है अच्छा यार ये कोर्स करना चाह रहा हूँ मैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया, कोर्स डिटेल पेज पे चला गया, कोर्स डिटेल पेज पे मैं इनरोल करना चाह रहा हूँ, इनरोल भी कर सकता हूँ, ठीक, ब्राउज़र देखना चाह रहा हूँ और मज़ीद क्या क्या डिटेल्स हैं इस कोर्स के अंदर वो देखना चाह रहा हूँ, मैं डाउनलोड ब्राउज़र भी कर सकता हूँ, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी की सारी डिटेल्स, कस्टमर की नीड्स भी पूरी हो रही हैं, जो मकसद है वेबसाइट को बनाने का वो भी अचीव हो रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें ब्रिज हो पा रही हैं ये बाय यूजिंग HTML,
जितना भी आप इंटरफेस देख रहे हो, जितने भी बटन्स देख रहे हो, टेक्स्ट लिखा हुआ है, बैनर्स लगे हुए हैं, इमेजेस लगे हुए हैं, बटन की क्लिक के ऊपर फंक्शनैलिटी हो रही है, फंक्शनैलिटी में जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व है, बैकएंड कोडिंग इन्वॉल्व है, मगर जो हमें ब्राउज़र में दिख रहा है, नज़र आ रहा है, उसको हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ, वो वाया हेल्प ऑफ HTML है, वाया हेल्प ऑफ HTML। तो HTML हमें यहाँ ये पता चला कि सारे प्रोसेस को करने का जो एक हमारा एक मेन टारगेट गोल है वो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को इस पोजीशन में लेकर आना है, जब जो भी हम बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको हमने इस पोजीशन में लेकर आना है कि हमने उसको यूज़र एंड पे, ब्राउज़र एंड पे, एक ना सिर्फ हमने ब्राउज़र को बताना है, समझाना है, बल्कि हमने यूज़र को भी उसकी इंटरेक्टिविटी, उसके साथ जो भी आगे नेविगेट करना है, उसने पेज पे जाना है, प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, इंफॉर्मेशन गेट करनी है, उसके मुताबिक उसको वो नीड्स उसकी फुलफ़िल हो पाएँ, तो हमें HTML इसमें हेल्प आउट कर रही है। HTML हमें बिल्कुल डिटेल हर चीज़ बता रही है, आपने बटन लगाना है, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने कोई हेडिंग देनी है, आपने कोई इमेज लगाना है, आपने कोई नेविगेशन का कंपोनेंट क्रिएट करना है, आपने लोगो ऐड करना है, आपने फुटर का कंपोनेंट ऐड करना है, आपने आर्टिकल्स ऐड करने हैं, ABCD XYZ बहुत सारी मल्टी चीज़ें चल रही होती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से। वो तमाम चीज़ें डिस्प्ले पे लाने के लिए और ब्राउज़र को समझाने के लिए, बताने के लिए HTML इज़ वन ऑफ द बेसिक लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम आगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एज़ अ फर्स्ट इनिशियल स्टेप के तौर पे हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे ही चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से जाके जो इनकी बेसिक एग्जांपल है ना, बेसिक एग्जांपल, उसका मैं एक ओपन कर लेता हूँ टैब, नेक्स्ट टैब मैंने ओपन कर लिया, और इसी तरह से मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ, और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके ये मैंने क्लिक किया, नेविगेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, डॉक्स पर, ठीक। तो वो मुझे क्विक स्टार्ट करने के लिए ना एक बेसिक कोड प्रोवाइड करके दे रहा है, वो बॉयलर प्लेट कोड भी बोलते हैं इसको, बेसिक कोड। इसी तरह से टेलविंड भी वही है, पैटर्न बता रहा हूँ, सेम ही है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर रहा हूँ, एंड वंस आई क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड एंड प्ले CDN the tailwind CSS, I am able to see the basic boilerplate code, ठीक है, basic boiler, this is the basic boilerplate code। इसी तरह से bootstrap, इसी तरह से हमारी एक और वेबसाइट है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन भी हमारा फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, इसी तरह से है प्योर CSS, और भी हैं बहुत सारे, प्योर CSS। मैं कह रहा हूँ यार मैंने कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, आई डायरेक्टली गो टू द ChatGPT एंड मुझे उर्दू में हेल्प ले लेते हैं उससे, मुझे HTML का बेसिक कोड प्रोवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल उर्दू में लिखा मैंने, बात की इससे, उसने मुझे बेसिक कोड दे दिया। वही है पैटर्न, वही है जो मैंने आप लोगों को पैटर्न दिखाया W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। डॉक टाइप, HTML का टैग आ गया, हेड का टाइटल, हेड का टैग क्लोज हो गया, बॉडी H1 पैराग्राफ बॉडी आ गई। यही तकरीबन मिलता जुलता आपको बूटस्ट्रैप पे मिल जाएगा, यही आपको टेलविंड पे मिल जाएगा, यही आपको फाउंडेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। फाउंडेशन इज ऑल्सो प्योर CSS पे मिल जाएगा, यही आपको AI टूल पे ज़रूर आना है। आपने AI टूल पे ज़रूर डे 1 से जंप रखें इस पर, और इस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आएँ। इंस्टेड के आप मर्नस्टैक पे फोकस करें, शॉपिफाई पे फोकस करें, वर्डप्रेस पे फोकस करें, इंस्टेड के आप कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखने पे आ जाएं, खुद से लिखने बैठ जाएं। नहीं, ऐसे नहीं करना। स्मार्टली चीज़ों को आपने हैंडल करना है, एफिशिएंटली हैंडल करना है। आपने अपने प्रॉम्प्ट लिखने की ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। प्रॉम्प्ट लिखने के ऊपर जितना ज़्यादा, प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, आपने AI से प्रॉम्प्ट लिखवा लेना है। आपको यार मुझे प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा, ठीक है, आप प्रॉम्प्ट उर्दू में बोलो, उसको बोल दो, लिखो भी नहीं, बोलो, ठीक है। आप बोलो, उससे कम्युनिकेट करो, AI से आप कम्युनिकेट करो, ChatGPT से, जेमिनी से भी। जेमिनी पता नहीं उर्दू में समझता है कि नहीं, इंग्लिश में ही समझता है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उर्दू का, मेरा आइडिया नहीं है। अच्छा, समझ लेता, बस सही है, तो गुड हो गया। इसी तरह से है हमारा ग्रॉक।
और डीप सीक, ठीक है ना, chat.deepseek। तो ये सारे के सारे जितने टूल्स हैं ना, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करो आप। जब आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगी, आपको एक बेसिक टेक्निकल आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप किसी भी फ्रेमवर्क में रहते हुए आप वेबसाइट को इजीली हैंडल कर सकते हो, इजीली मैनेज कर सकते हो। और हमारा काम भी यही है, डेवलपर का काम भी यही होता है। मैं किसी को बॉक्स आउट नहीं कर रहा कि आप मर्न स्टैक ही बनो भाई, नहीं, इट्स नॉट। आपके पास सारी गैलेक्सीज ओपन है। बेसिक आपको कोर आइडिया आ गया कि यार मैंने ये एक सिंपल वो लिखा उस पर जाके कि भाई मुझे एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा कि मुझे HTML का बेसिक कोड उसने मुझे दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। अब ये कोड लिखा क्या हुआ है, आपकी वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आपको। AI का फ़ायदा ये है, आपको AI का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो हर चीज़ के बारे में एक्सप्लिसिटली डिटेल में आप लोगों को बताएगा भी, इन्फॉर्म भी करेगा। बेशक आप उसे पढ़ना चाहें कि ना पढ़ना, अब पढ़ता कोई नहीं आजकल, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। जब हम रियल टाइम क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, वो हमें बता रहा होता है कि भाई इसके अंदर ये लॉजिक मैंने चेंज किया है, ये अपडेट किए हैं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है क्योंकि मैंने क्लाइंट का अगला काम भी देखना है। एक्सप्लेनेशन में दे दी है उसने, मुझे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में शायद ये वाला जो पार्ट एक्सप्लेनेशन वाला ये वेव ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं। बस जो अपडेटेड कोड है वो दिया, कॉपी किया, अपने सिस्टम में उसको यूटिलाइज़ किया और आगे चल पड़े। अगला काम, अगला टास्क। मतलब इंसान काम कर रहे हैं विद यूजिंग ऑफ मशीन्स, और मशीन से उनका काम ज़्यादा तेज़ हो रहा है, एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं, वो स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। इंस्टेड कि वो टाइम लगाते थे, 1 महीना लग जाता था, 6 महीने लग जाते थे किसी वेबसाइट को बनाने में, अब वो वेबसाइट 1 दिन में रेडी हो जाती है, 6 घंटों में रेडी हो जाती है, 5 घंटे में रेडी हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो चीज़ें एफिशिएंटली हैंडल हो रही हैं। और इसमें स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन इस सेंस में नहीं है कि आपने बस अपने रिगार्डिंग टू द टॉपिक, जैसे मुझे राइट नाउ बेसिक कोड चाहिए था HTML का, मैंने वही रिक्वायर किया, उसने मुझे वो कोड, फोकस्ड काम हो रहा है, इसमें ज़्यादा फोकस्ड काम हो रहा है। AI का इस्तेमाल में आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में ले आते हो, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट पर्पस या किसी भी हवाले से आप कोई चीज़ अपनी इसमें करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो AI में ना आपको ये बेनिफिट है कि आपको फोकस्ड होके आप इजीली अपनी चीज़ों को आगे मूव ऑन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो कोड मुझे प्रोवाइड किया है ना ChatGPT ने, उसको मैं मूव कर लेता हूँ, अपने लोकल सिस्टम पे लेकर आता हूँ। और लोकल सिस्टम पे लाने के लिए मैंने जो हमें एक अदद चीज़ रिक्वायर है वो है जी विजुअल स्टूडियो कोड। आई क्लिक ऑन द विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है जी। एक एडिटर है, आप करना चाहें इंस्टॉल तो कर लें, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इंस्टॉल की थी लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा चलें, जो भी इशू होगा, अच्छा इशू जो भी हो ना, आपको उसको बेशक आप उससे स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें, या जहाँ जो हमारी 2 दिन की यहाँ क्लास होती है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस को भी अटेंड कर लिया करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम रिक्वायरमेंट, विंडोज़ है, लिनक्स पे हैं, अगर आप यूबंटू पे हैं, लिनक्स पे हैं या मैक पे हैं, तो इनमें से जो भी है सेटअप वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक अदद इस तरह से आ जाएगा जी। ये जैसे मैंने किया सर्च, मैंने सर्च किया विजुअल स्टूडियो कोड, तो मेरे सिस्टम में जिस वक्त राइट नाउ इंस्टॉल्ड है, तो वो इस तरह से ना आपको एक लोगो इसका बन जाएगा, एंड देन यू आर एबल टू क्लिक ऑन दिस, एंड वंस यू आर एबल टू क्लिक ऑन दिस, इस तरह से आपके सामने ये वाला ओपन हो जाएगा आपका टूल सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोड एडिटिंग के लिए। अगर आप कह रहे हो यार मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में काम नहीं करना, तो आप एटम में भी काम कर सकते हो, ठीक है। एटम इज़ ऑल्सो कोडिंग एडिटर, ये भी है, या पर्सनल चॉइसेस हैं सबकी। सिबलाइन भी है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 सारे लिंक शेयर कर देता हूँ। ये आ गया जी, और ये है जी सिबलाइन। ज़्यादातर वैसे यूज़ हो रहा है हमारा VS कोड। सर ये विंडोज में है डाउनलोड करना? आपने बिल्कुल डाउनलोड करें ना, यस। आपका सिस्टम अगर विंडोज़ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपने विंडो है तो विंडो कर लेना है आपने डाउनलोड, ठीक है। ये विंडो यकीनन आप लोगों के पास, सबके पास विंडो ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरे सिस्टम पे है विंडो, तो आपने विंडो ही कर लेना है डाउनलोड फॉर द, ये यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा जी, ये मैंने बता दिया आपको विजुअल स्टूडियो कोडिंग एडिटर्स बता दिए। अगर आप कहते हो यार मैंने कोई भी कोडिंग एडिटर यूज़ नहीं करना, तो आप नोटपैड में भी कोडिंग कर सकते हो, मगर नोटपैड में कोडिंग करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप इजीली हैंडल कर सकते हो। वीएस कोड में कोडिंग करने का बेनिफिट ये है कि आपको हेल्प मिल रही होती है, असिस्ट कर रहा होता है, वो आपको असिस्ट कर रहा होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अपना ये जो सिस्टम है ना, लोकल सिस्टम है, यहाँ पे क्योंकि मैंने वो ChatGPT से बॉयलर प्लेट का कोड मैंने लिखवा लिया है बेसिक लेवल का, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदद फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, वेब डेव 11 न्यू, और यहाँ पे मैंने जाके लिखा जी इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इस ऑप्शन को करता हूँ क्लोज। अगर ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा ना आपको, तो ये आपने जाके अगर .html मैंने कर मिसाल, क्योंकि मैंने HTML लैंग्वेज में काम करना है, तो आई नीड एक्सटेंशन .html, मैंने HTML कर दिया .html, मगर उसने इस फाइल का फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं की। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो नोटपैड में ओपन हो गई है। मैंने इसे नहीं करना, मैंने इसको चेंज करना है, तो मैंने व्यू में जाना है और फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक कर देना। आसान है, इजी है। जैसे मैंने चेक किया तो मुझे एक्सटेंशन उसकी नज़र आ गई। अब मैंने जाके रीनेम करना है, और रीनेम में मैंने ये वाला जो है ना TXT, इसको मैंने कर देना है रिमूव, डॉट जो लगा हुआ था और TXT। जैसे मैंने रिमूव किया और क्लिक किया तो विंडोज़ मुझसे कंफर्मेशन ले रहा है कि यार आप इसके एक्सटेंशन चेंज कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ यार बिल्कुल ठीक है, आई नीड टू चेंज द एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि मैंने HTML यूज़ करना है, उस कोड को मैंने यूटिलाइज़ करना है। वो तभी रेंडर होगा ब्राउज़र के अंदर जब मेरी फ़ाइल की एक्सटेंशन .html होगी, अदरवाइज़ वो उसको समझेगा ही नहीं, वो नोटपैड समझेगा उसको। अभी जैसे मैंने ओपन किया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही देखिए मैंने कन्वर्ट किया ना उसको .html के अंदर, तो ये मेरा जो, क्योंकि मैंने, हाँ एक चीज़ और मैंने क्या की हुई है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मैंने जाना है सेटिंग में, आपने जो ब्राउज़र है ना, एक तो ब्राउज़र आपने रखना है वो वाला क्रोम, ठीक, डिफ़ॉल्ट ऐप में जाके ये ब्राउज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका ये वाला सिलेक्टेड है ना, एज सिलेक्टेड है, ये वाला आइकन आ रहा है, तो आपने इसको चेंज कर लेना है विद क्रोम, क्योंकि क्रोम में हमें डेवलपर्स के लिए बहुत सारी बिल्ट इन उसके अंदर टूल्स अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पर डेव टूल अवेलेबल है उसके अंदर, डेवलपर टूल, डेव टूल, जो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है हमारे वेब डेवलपमेंट के पेजेस को बनाते वक्त, ट्रांसफॉर्म करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट करके इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ये वाला कर देना है क्रोम, एंड देन जब मैं ये कर दूंगा तभी ये जो आप लोग आइकन देख पा रहे हो ना, उसके ऊपर वो आपको क्रोम का एक छोटा सा वो उसने लोगो भी लगा दिया। अब मैं क्या होगा, जब मैं डबल क्लिक करूँगा, सो आई एम एबल टू सी द वेब पेज इन द ब्राउज़र। और मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैंने जो भी चीज़ बनानी है, डेवलप करनी है, फाइनल एट द एंड ऑफ दैट, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, डेवलप्ड प्रोडक्ट, मैं उसको ब्राउज़र में डिस्प्ले कर सकूं, देख सकूं, या मैं पब्लिश कर सकूं, सर्वर पे अपलोड कर सकूं, और सर्वर पे भी तभी अपलोड करूं, मतलब तो मकसद यही है ना कि वो ब्राउज़र में नज़र आए। तो अभी क्योंकि मैंने जैसे ही ओपन किया तो देखें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल ब्लैंक सा पेज है। तो अब मैं कहता हूँ यार इसके अंदर मैं कुछ चीज़ ऐड करता हूँ जो मैंने लिखवाई है यूजिंग द ChatGPT, और वो हम चलते हैं जी, ये हम आ गए ChatGPT के पास, और ये उसने हमें सिंपल एक स्ट्रक्चर, हमें एक बेसिक फंडामेंटल कोड प्रोवाइड किया। इसे मैंने कॉपी किया यहीं से ना, ये बटन उसने मुझे दिया हुआ था कॉपी करने के लिए, इसे क्लिक किया मैंने, और अब मैंने ये मूव करना है उस वाले कोड में, उस वाले पेज में जो पेज अभी भी मैंने क्रिएट किया। मैंने कहाँ बनाया जी, मैंने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट का फोल्डर, उसके अंदर वेब डेव 11 index.html, इस वेब पेज को मैंने ओपन करना है VS कोड में, ठीक है, इस वेब पेज को मैंने VS कोड में ओपन करना है। तो उसके लिए मैंने क्लिक किया ये यहाँ पे, ये टॉप में जहाँ पे इसका सर्च हो गया, इनेबल हो गया, ठीक, यहाँ पे लिखा मैंने CMD, कमांड टर्मिनल प्रॉम्प्ट ओपन किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने कोड स्पेस डॉट।
जैसे ही मैंने ये ओपन किया, लिखा, कमांड दी, तो वही वाला जो पेज है मेरा वो उसने ओपन कर दिया विद इन द VS कोड। VS कोड में ओपन हो गया। ये उन्होंने हमें वो दे दिया, AI टूल भी दे दिया, ठीक है, इसी के अंदर उसने हमें दे दिया। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोपायलट के नाम से। इससे आपको अहमियत का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमें कितना ज़्यादा फोकस करना है AI टूल पे, इंस्टेड MERN-Stack पे, इंस्टेड शॉपिफाई डेवलपमेंट पे, इंस्टेड वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे, इंस्टेड डिज़ाइनिंग पे, इंस्टेड किसी भी और चीज़ पे। हमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस करना है AI पे। जितना अच्छी ग्रिप कमांड हमारी AI टूल पे होगी, उतना इजीली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने फ़ाइल ओपन कर ली, अभी ब्लैंक है। ब्लैंक होने की वजह ये भी है कि यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब मैं फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये जो ChatGPT वाला है, और मैंने ये फ़ाइल ओपन कर लेनी। जैसे आप फाइल ओपन करोगे, यहाँ पे उसका इंटरफेस आपको इस तरह से ओपन होके नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना। वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, एंड वंस आई पेस्ट एंड सेव द फाइल, सेव, ठीक है, सेव। आप इस तरह से भी मेन्यू से सेव कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसको शॉर्टकट की से सेव कर लें, कंट्रोल और उसके साथ अब आप S प्रेस करोगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। एंड वंस यू सेव द फाइल एंड रीलोड द पेज, इसी पेज को हम रीलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी अभी कोड कॉपी पेस्ट किया है, उसका आउटपुट विद इन द ब्राउज़र हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इस पेज को देख लेते हैं। इस पेज के अंदर जो बहुत बुनियादी सा पेज है, बेसिक HTML के टैग्स इस्तेमाल करके इस पेज को बनाया गया है। उस पेज के अंदर हम जाके इन टैग्स को वन बाय वन रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन है जी, बाकी लाइंस को अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो पहली लाइन में वो बता रहा है जी हमें लेस देन के साइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन के साइन से। साथ में मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इसका मैं व्यू फॉर्मेट फॉन्ट लेस देन के साइन से। द फर्स्ट HTML का जो एक स्टेप हम लेने लगे हैं, जो हमने लिया भी है, अभी सेव भी किया है, ब्राउज़र में इसका आउटपुट भी देखा है, तो उसका जो पहला एक साइन है, सिग्नेचर है, जिस हमने साइन ऐड किया, वो है लेस देन का साइन, एंड देन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, देन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंग्लिश का जो भी, यानी कि इसके बाद हम बता रहे हैं ब्राउज़र को कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। हम ब्राउज़र को बताने लगे हैं कि भाई ये जो डॉक टाइप है, डॉक्यूमेंट, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद स्पेस ऐड कर रहे हैं हम। स्पेस नहीं देंगे तो मसले वाली बात है, क्योंकि HTML एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सेट ऑफ रूल्स हैं। अब उन सेट ऑफ रूल्स को बाईपास करोगे, हो सकता है क्रोम ब्राउज़र में वो सही डिस्प्ले हो जाएं, मगर किसी और ब्राउज़र में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जहाँ पे जो चीज़ HTML के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप AI से हेल्प ले सकते हो, मगर अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो आपने उसको कोड को लिखते हुए या पेस्ट करते हुए, कोड को कॉपी पेस्ट करते हुए आपने इन चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। इस केस में आपको विजुअल स्टूडियो कोड हेल्प आउट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, असिस्ट करेगा। कहीं भी कोई गलती कर रहे हो आप तो आपको बता देगा कि यार ये आपने मिस कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने जैसे ही किया तो उसने रेड कलर का उसको कलर चेंज कर दिया, और जैसे मैंने स्पेस ऐड किया तो उसने ओके कर दिया, डन कर दिया। तो उसके बाद क्या है जी, हमारा स्पेस के बाद HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउज़र को हमने बताया ये वाला साइन ऐड करके, लेस देन का साइन ऐड करके, और ये साइन ऐड करके, और उसके बाद ये लिख के कि भाई डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है जो हम बना रहे हैं, जो हम लिखने लगे हैं, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या है ये, दिस इज़ HTML, ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। HTML जैसे ही ब्राउज़र इस चीज़ को पढ़ेगा, रीड आउट करेगा, ब्राउज़र क्या कर रहा है, वन बाय वन चीज़ों को रीड आउट कर रहा है, रीड आउट करता जा रहा है। जो हमने टैग लगाए हुए हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग डिक्लेरेशन टैग यूज़ किया, दिस इज़ कॉल्ड ए डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन दे रहे हैं हम इस चीज़ को
इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं ब्राउज़र को, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये वाला जो कोड हम लिखने लगे हैं ये HTML से रिलेटेड है, रेलेवेंट है, ये हम फॉर द सेक ऑफ पर्पज़ ऑफ कि हम वेब पेज डेवलप करने लगे, ये हम वो बता रहे हैं ब्राउज़र को। तो हमने क्या किया, इस चीज़ की डिक्लेरेशन दी, हमने इस चीज़ को बताया ब्राउज़र को कि हम ये जो काम करने लगे हैं दिस इज़ द बेसिस ऑन द HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसका मकसद यही होता है कि वेब पेजेस, अब ये ब्राउज़र को समझ आ गई कि अच्छा यार ये जो काम हम कर रहे हैं ये हम रेलेवेंट टू द वेब पेज डेवलपमेंट है। और वेब पेज क्यों बनाया जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बननी है, कोई कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई वैसी इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट बना रहा है, एक्सेट्रा, कोई पोर्टफोलियो बना रहा है अपना। वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, ब्रिज कर रही हैं हमें, हमारी जो लैंग्वेज है हमारी वो ब्रिज कर रही है, ठीक है। उस सारे डिज़ाइंस को ट्रांसफॉर्म करने में, कन्वर्ट करने में, चेंज करने में, उसको बदलने में, आसान करने में कस्टमर के लिए, जैसे मैंने स्टिच और अनस्टिच की एग्जांपल दी आपको, आसान करने में, समझने में, इजीली इंटरेक्ट करने में, चीज़ों को मैनिपुलेट करने में, नेविगेट करने में, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। एक पेज होम पेज पे था यूज़र और वो उसने कॉन्टैक्ट अस पे जाना था, क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस पे चला गया, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट अस के बटन पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पे चला गया, आसान है, सिंपल है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं की मैंने, आसान बात की है मैंने। जैसे वो था यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है ना, और उसने कहा यार मैंने ना जाना है कॉन्टैक्ट वाले पेज देखना है, तो वो क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस पे चला गया। तो ये क्या है, नेविगेट कर रहा है, आसान हो गया, इजी हो गया। इंस्टेड वो इमेज होता तो उसके ऊपर जाके लिंक लगाना एक बहुत बड़ा मसला था। पहले होती रही हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ऐसे नहीं, अब आसान है चीज़। इमेज अपलोड कर देते थे और इमेज के ऊपर ही सारे लिंक्स लगाते थे, बहुत कॉम्प्लिकेट होता था, वो टाइम टेकिंग भी होता था, ठीक है, टाइम टेकिंग भी होता था। तो ये मिसाल हमारी आ गई इसकी एग्जांपल। अब ये डिक्लेरेशन हो गई, पता चल गया ब्राउज़र को कि इसके बाद से आने वाले जितने भी टैग्स हैं उसको मैंने उसी के मुताबिक बनाते चले जाना है, ड्रॉ करते चले जाना है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ हमारी जब हो गई, हमने डिक्लेरेशन दे दी HTML ऐसे भी लिख सकते हैं, HTML ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डॉक टाइप ऐसे भी लिख सकते हैं और डॉक टाइप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस कोशिश करें मेंटेन कर लें, ऐसे नहीं होगा कहीं कैप्स में कहीं वो बड़ा, ऐसे नहीं बस, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने हो गया, ये डन करने के ना, जब हम इस लाइन को डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे तो हमने ये ऐड करना है, ये ग्रेटर देन का साइन ऐड करना है, जैसे हमने लेस देन का साइन ऐड किया ना और ये मार्क एक्सक्लेमेशन ऐड किया। इस सारी लाइन लिखने के बाद हमने ये ऐड करना है, इट्स कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद है जी हमारा पहला टैग और वो है HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं कि उनके एंडिंग टैग्स नहीं होते, ज़्यादातर टैग्स ऐसे होते हैं जिनके एंडिंग टैग होते हैं, ठीक है। एंडिंग टैग मतलब जो मैंने अभी ऐड किया, एंडिंग टैग में किस चीज़ का इजाफा हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश का इजाफा हो रहा है, सिंपल है, आसान है। यही चीज़ कोड मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, अभी वही कोड लिखा भी था, वो ये आ रहा। जो वेरी नेक्स्ट टैग है हमारा वो कौन सा है जी, इसको मैं करता हूँ फिलहाल रिमूव, या ठीक है। फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन देने के बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा मेन टैग, हमारा यानी कि सारी जितना भी हमारी कोडिंग है ना वो इसी HTML के टैग के अंदर ही आएगी हमारी। हमने कोई H1 का टैग लगाना है, हमने हेडर का टैग लगाना है, हमने बॉडी का टैग ऐड करना है, हमने फुटर का टैग लगाना है, आर्टिकल का टैग लगाना है, हमने पैराग्राफ का टैग ऐड करना है, एंकर टैग यूज़ करना है, हमने ULLI का टैग यूज़ करना है, हमने डायलॉग का टैग यूज़ करना है, हमने सेक्शन का टैग यूज़ करना है, कोई भी टैग हमने यूज़ करना है वो सारे का सारा विद इन दिस टैग होगा। HTML के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में होगा, वो सेंटर में आएगा वो। और वही है, मैंने लिख के भी आपको नोटपैड में भी दिखा दिया साथ ही, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड में लिखने का बेनिफिट ये वो हमें असिस्ट कर रहा है कि यार आप ठीक कर रहे हो काम, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ मिस करते हैं तो वो रेड कलर मार्क कर देगा, बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा। इसीलिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं, डेवलपर्स टूल को प्रेफर कर रहे होते हैं ताकि अगर हम कोई मिस्टेक कर भी जाएं तो वो हमें एग्जैक्टली फिगर आउट करके बता दे, पॉइंट आउट कर दे। तो ये मैंने जैसे और फिर जैसे आप करते भी हो, ये देखो जैसे ही मैंने उसको किया ना, कंप्लीट किया, मैंने खाली यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिखा है तो उसने खुद ही एंडिंग टैग ऐड कर दिया। जबकि मैं नोटपैड में जब लिख रहा था ना तो मुझे खुद से लिखना पड़ा था। तो नोटपैड में आप काम कर सकते हो, मगर अभी के लिए मैं
आपको नहीं कहूँगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो बहुत जगह पे हमें नोटपैड में भी कोडिंग करनी पड़ सकती है, कर रहे होते हैं हम। मगर अभी के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड में या सबलाइन में या एटम में कोई भी एडिटर टूल ड्रीमवीयर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने जब इस चीज़ को बता दिया कि ऊपर हमने डिक्लेरेशन दे दी HTML है, उसके बाद हमने HTML का हमने टैग स्टार्ट किया, इसका एंडिंग टैग होता है। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग है वो हमारा है हेड का टैग, ठीक है। हेड का भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, और हेड के टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। उसमें हमारा जो पहली चीज़ है हमारी वो हम देख लेते हैं जी, मेटा टैग, ठीक है। मैंने सिंपल एक मेटा लिखा है। मेटा के डिफरेंट टैग्स होते हैं। मेटा के हमारे पास कैरेक्टर सेट भी होता है, मेटा का हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी होता है, कीवर्ड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो बेसिक टैग है वो मैंने लिख दिया, और बेसिक टैग हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा जो हम ये देख रहे हैं ना, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। वो हम देख लेते हैं। एक जो मेटा टैग है हमारा, जो हमारे वेब पेज के अंदर मिसाल के तौर पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैंने एक मेटा टैग लिखा और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया विद दिस लाइन ऑफ कोड। उसमें चीज़ आ रही है कैरेक्टर सेट की। कैरेक्टर सेट क्या कर रहा होता है, हमारी वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन, ये आप नीचे देख रहे हैं कॉपीराइट लिखा हुआ है। कॉपीराइट के लिए ऐसे सिग्नेचर बना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी, एक सी है और उसके साथ एक गोल सा ना ऐसे दायरा सा लगा, ये इस तरह का साइन सी ऐसे राउंड है। तो ये इस तरह के हमें ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, कॉपीराइट हो गया, बहुत सारे और हमारे कोड होते हैं, यूनिक कोड्स बोलते हैं उसको, यूनिक कोड्स। कैरेक्टर सेट के बहुत सारे हमारे यूनिक कोड्स होते हैं। कैरेक्टर सेट मतलब मेटा के अंदर जो हमने कैरेक्टर सेट यूज़ किया, हमने एक इन्फॉर्मेशन दी, हमने बताया, हमने वेब पेज हम बना रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम ब्राउज़र को बता रहे हैं उसको इस चीज़ के बारे में, हम डिटेल रेफरेंस बताने लगे हैं, क्रिएट करने लगे हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम ये डिक्लेरेशन के साथ ही ये चीज़ ऐड कर रहे हैं कि यार ये जो वेब पेज है ना जिसमें हम बना रहे हैं, इसमें कैरेक्टर सेट जो होगा ना वो UTF-8 वाला सेट होगा। उसके अंदर डिफरेंट यूनिक कोड्स आ जाते हैं, जैसे मैंने कॉपी राइट का आपको बताया। कॉपी राइट नोटपैड में ऐसे लिख के बताया मैंने। कोड में जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे, लिखेंगे, तो उसका लिखने का जो तरीका, यूनिक कोड जो होगा उसका वो ये होगा, कॉपी राइट। कोड वाइज हम इस तरह लिखेंगे उसको, और उसको डिस्प्ले करने में, इस तरह से डिस्प्ले करने में कौन सी चीज़ हेल्प आउट कर रही होगी, वो ये मेटा टैग हेल्प आउट कर रहा है। आसान है, ईजी है, सिंपल। और उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट हमारा वो है जी व्यू पोर्ट। कैरेक्टर सेट के बाद जो नेक्स्ट मेटा टैग है, मेटा टैग्स मैंने पहले भी बताया आपको। मेटा एक मैंने टैग लगा के दिखाया आपको, उसके बाद मैंने आपको बताया कैरेक्टर सेट, व्यू पोर्ट, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, और भी बहुत सी चीज़ों पे हम यूज़ करते हैं। तो मेटा टैग में हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टैग है वो है व्यू पोर्ट का टैग। व्यू पोर्ट का टैग क्या कर रहा होता है जी, एक वेबसाइट है उसको हमने ओपन किया है ब्राउज़र में, ठीक है, ये ब्राउज़र में, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ आईपैड में, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ फ़ोन में। एक ही वेबसाइट है, उसका लेआउट, उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। जब मोबाइल पे ओपन करेंगे तो उसका डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर, जब आईपैड पे ओपन करेंगे डिफरेंट होगा, जब डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो डिफरेंट होगा। तो ये जो वेरिएशन है, डिफरेंट बिहेवियर है उसका, अपना लेआउट को चेंज वो कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है, वो मेटा टैग व्यू पोर्ट के बेसिस पे कर रहा है। सिंपल, व्यू पोर्ट नाम से भी जाहिर है, व्यू पोर्ट। जैसे हमारा ये जो होता है उसका हमने एक पेज बनाया और हमने उसको इस हवाले से नहीं बनाया कि वो मोबाइल पे कैसे दिखेगा, ठीक, इस हवाले से नहीं बनाया, लेकिन हम उसमें मेटा टैग ये वाला यूज़ कर लेते हैं, जिसमें क्या बता रहा है जी, वो नेम बता रहा है व्यू पोर्ट, उसके बाद कंटेंट। कंटेंट मतलब उसका जो कंटेंट है वो क्या करेगा, विड्थ जो है उसके डिवाइस विड्थ के हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर देगा या स्क्यूज़ कर देगा, ठीक, एक्सपेंड कर देगा। अगर डेस्कटॉप पे होगा, फ़ोन पे होगा तो वो स्क्यूज़ कर देगा, समेट लेगा, फैला देगा और समेट देगा। और इनिशियल स्केल जो है उसका लोड होने के बाद जो इनिशियल स्केल है वो 1 होगा, यानी कि 1 और 0 से 1 के दरमियान होता है, यानी कि 0 to 100%। राइट नाउ ये 100% पे डिस्प्ले करेगा, जो एक्चुअल साइजेस हैं, फॉन्ट साइजेस, उसके वेट, उसकी हाइट, उसकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, 100% पे उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये व्यू पोर्ट क्या है आपका,
ये बेसिकली ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने जो वेबसाइट बनाई है आपने उसको अगर मोबाइल यूज़र ओपन करे अपने ब्राउज़र में तो उस हिसाब से लेआउट एडजस्ट कर देना है, अगर डेस्कटॉप यूज़र ओपन करे तो उसके डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट कर देना है अपने लेआउट को, अगर आईपैड वाला ओपन करे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने स्केल अप और स्केल डाउन करना है, उसके लेआउट को शिफ्ट कर देना है, सेट कर देना है, सेट पिट कर देना है। बाकी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, अगेन CSS इन्वॉल्व होती है, मगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ब्राउज़र को बताया जा रहा है कि भाई इस पेज में हमने व्यू पोर्ट का मेटा टैग यूज़ किया हुआ है, आपके उसके अकॉर्डिंगली ही मूव ऑन करना है। इसके अलावा होता है जी हमारा डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग। डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग क्या कर रहा होता है, जैसे नेम व्यू पोर्ट था, अब नेम डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन वाला हमें उस पेज के बारे में, जैसे हम किसी वेबसाइट का होम पेज बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट का पेज बना रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज बना रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज बना रहे हैं, कैटेगरीज का पेज बना रहे हैं, टीम का पेज बना रहे हैं, कोर्सेज का पेज बना रहे हैं, तो ये डिफरेंट पेजेस हैं, उसके हवाले से उसकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन भी होगी। जैसे ये एक पेज हमने ओपन किया हुआ है, ये क्या है जी, एम्ब्रॉयडर्ड खद्दर SF 4354, ठीक। ये क्या है जी, लाइमलाइट कॉन्टैक्टस, ठीक। ये Node.js, रिएक्ट नेक्स्ट.js, MongoDB, हर एक की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से प्राइसिंग, MongoDB में प्राइसिंग के पेज पे आ जाते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन पेज की अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग पेज इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से वो अपडेट हो जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये हमारे साथ जो हमारी टीम में जो कंटेंट राइटर होता है ना, ये हमें वो हेल्प कर रहा होता है। गाइड हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट राइटर, और जो उसको इम्प्लीमेंटेशन है वाया रिगार्डिंग द वेबसाइट की जो रैंकिंग है, रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें SEO वाला बंदा बता रहा होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा बता रहा होता है। और बाकी हम डेवलपर जो हैं हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं बाय यूटिलाइजिंग द डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। और जो भी कंटेंट प्रोवाइड करता है हमें कंटेंट राइटर, वो हम इसमें लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे मैंने प्राइसिंग पेज का बताया, और मैं प्राइसिंग पेज बना रहा हूँ तो प्राइसिंग पेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, देयर इज़ समथिंग इन्फॉर्मेशन समथिंग, ठीक है। इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मिसाल के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट राइटर ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, सिंपल, आसान, इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी। सैम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन जो लिख के बता दी है, जो भी रेलेवेंट पेज जो भी बना रहे हैं हम उससे रेलेवेंट। और ये वाली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो डिस्क्रिप्शन वाली इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पेज की रैंकिंग को बेहतर करने में इस्तेमाल हो रही है। और ये आपको SEO वाला बंदा जो है इसमें वो भी आपके साथ एज अ टीम के तौर पे काम कर रहा है, इसमें कंटेंट राइटर आपके साथ काम कर रहा है, इसमें आप खुद इन्वॉल्व हो एज अ डेवलपर, और इसमें आप AI टूल से भी आप हेल्प ले रहे हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़ कि आपने डिस्क्रिप्शन टैग कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपने AI से हेल्प ले लेनी है, आप लेके नहीं बैठे रहना उसको, आपने अगले स्टेप पे जाना। इसके बाद है जी हमारा जो मेटा टैग है वो है जी हमारा कीवर्ड का मेटा टैग। कीवर्ड में जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसी तरह से हमारे कीवर्ड्स होते हैं। अब जैसे एक वेबसाइट है वो कोर्सेज सेल कर रही है, वो कपड़े सेल कर रही है, डिफरेंट होगी, वेरिएशन डिफरेंट, कीवर्ड डिफरेंट हो गए। एक वेबसाइट है वो अपनी प्रोडक्ट कोला नेक्स्ट है, वो अपनी ड्रिंक्स सेल कर रही, तो वो वेरिएंट हो गए, डिफरेंट वेरिएशंस आ गए। तो वेबसाइट टू वेबसाइट ये चीज़ें कीवर्ड चीज़ें रंग लगानी है, ये बताएगा आपको बंदा, सर्च आउट करेगा SEO वाला बंदा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा, SEO, ये वो डिपार्टमेंट आपके साथ साइड बाय साइड सब टीम वर्क होता है, डिज़ाइनर, SEO, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जो हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं हम उसके सारे बंदे आपस में कोलैबोरेट करके फाइनली एक प्रोडक्ट को रेडी करते हैं, एक वेबसाइट को बनाते हैं, रेडी करते हैं, उसको फिर अपने आगे पब्लिश करना होता है बस सर्वर के ऊपर। और सबकी टीम एफर्ट होती है, हर बंदे का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बंदा भी सब कुछ डील कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा एक नहीं कर सकता, ऐसे लोग हैं, कम हैं लेकिन कर रहे हैं, जो हैं वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको सारी टीम ही की ज़रूरत है। ज़्यादातर अमूमी तौर पे काम ऐसे ही हो रहा है कि हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से मूव ऑन कर रहा होता है। तो जी इसके बाद जी हमारा
मेटा टैग हम चलते हैं जी दोबारा से, और ये आगे जी हम कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ये कीवर्ड है जी, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है ना, तो इधर कीवर्ड होगा एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड, ये मैं वैसे लिख देता हूँ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। और इसके अलावा अगर हम क्लिक करते हैं, हाँ ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है ना, बिल्ड फास्ट, ये भी एक कीवर्ड। With the comma separator, I add an other keyword, and with the comma separator, I add an other keyword. ये भी आ गया, ठीक है, responsive sites. So these are. So ये हमें at the end of the site नजर आ रहा होगा। दोबारा पूछिएगा उस्मान, क्या कह रहे हो आप बच्चे? क्या नहीं, जो at the end of the site जो नीचे है, ये हमें नजर आ रहा होगा फिर। नहीं, ये चीज़ें ना देखो, ये चीज़ें हमारी वेबसाइट को रैंकिंग को बेहतर कर रही हैं। जितना भी काम मैं कर रहा हूँ ना हेड टैग के अंदर, हेड टैग में जो काम हो रहा है अभी जितने मैंने ये मेटा का पूछूंगा ऐसा। हाँ मैंने मेटा मैंने मेटा टैग्स में जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में और कीवर्ड में लिखी है ना, डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड में, व्यू पोर्ट में, कैरेक्टर सेट में, ये जितनी चीज़ें आपको पेज में कहीं डिस्प्ले नहीं होंगी। पेज हमारा इससे कोई लेना, इससे इस वक्त जो नज़र आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, मगर हमारे पेज के बारे में जो रैंकिंग है, अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे जाके, उसकी रैंकिंग को चेक करता हूँ उस वेबसाइट की, प्रोडक्ट की, जैसे बूटस्ट्रैप मैंने सर्च किया स्ट्रैप, तो ये हमारे पास एक रैंकिंग बता दी उसने, ठीक है, ये उसने हमें रैंकिंग बता दी। जो कीवर्ड यूज़ किए गए थे, मिसाल के तौर पे इस वेब पेज को बनाते हुए उन्होंने एक बूटस्ट्रैप कीवर्ड यूज़ कर लिया। इट्स वेरी ऑब्वियस, बूटस्ट्रैप उस प्रोडक्ट का नाम है, उस फ्रेमवर्क का नाम है, तो वो उन्होंने यूज़ किया होगा। तो जैसे ही वो मैंने सर्च किया तो उससे रिलेटेड ही उसका लिंक आ गया उस वेब पेज का, उस वेब जिस वेब पेज पे, अब उस कौन से वेब पेज पे, इस वाले भी इंट्रोडक्शन वाले वेब पेज पे, ये मैं नीचे से ना लिंक भी पढ़ता जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, डाउनलोड, आइकन्स, नैव बार, ये सारे के सारे लिंक्स हैं, इस रेलेवेंट वेबसाइट के रेलेवेंट लिंक्स हैं, वो सारे लिस्ट डाउन कर दिए उसने। उसके बाद एक और इनका गिटहब का लिंक है, वो भी आ रहा है। इसके बाद यूट्यूब के कुछ लिंक्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने वो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं ना, bootstrapstudio.io, W3 Schools, startbootstrap.com, ठीक है, तो ये सारे के सारे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो लिस्ट डाउन हो गई हैं, जहाँ जहाँ उन वेबसाइट्स के अंदर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे H1 के टैग में भी किया गया, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अभी जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं मेटा टैग के अंदर हमने जो चीज़ें लिखी हैं वो भी इम्पैक्ट डाल रही हैं हमारी सर्च लिस्टिंग के ऊपर। हमारे SEO वाले डिपार्टमेंट के हवाले से जो काम हम कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है, उसकी रैंकिंग को बेहतर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसमें हमारा ये वाला मेटा टैग हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर भी कर रहा है। और इसका डिस्प्ले से ताल्लुक़ नहीं है, रैंकिंग से ताल्लुक़ है, वेबसाइट की रैंकिंग से ताल्लुक़ है। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा एक टैग है, वो है जी टाइटल का टैग। अच्छा जी, ये जो टाइटल का टैग है ना, ये है जी, हम कहते हैं वेब पेज होम, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया वेब पेज होम, ठीक। अब जो ये मैंने लिखा है ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा? मैंने अपने वेब पेज को रीलोड किया, पेज पे आया और मैंने कहा जी रीलोड। तो जैसे ही मैंने रीलोड किया ना, तो यहाँ जो टॉप पे आ रहा था ना माय फर्स्ट, क्योंकि वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने जब कॉपी किया था ना तो उसने मुझे टाइटल ये लगा के दिया था, माय फर्स्ट HTML पेज। मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने क्या चेंज किया? मैंने क्या, ये वेब पेज होम, ठीक है, मैंने लिख दिया ये। तो जो भी आप यहाँ लिखोगे वहाँ इधर टॉप में यहाँ डिस्प्ले होगा। यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जितना भी काम हम हेड के कर रहे हैं, हेड में मैक्सिमम वो कहाँ तक गया है, डिस्प्ले पे जो लाने पे वो गया है, वो यहाँ टॉप तक हो गया है बस। हेड के टैग के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं उससे जो कैनवस के ऊपर है वो ब्लैंक है हमारा। कैनवस के ऊपर ना कोई मेटा टैग आया, ना कोई डिस्क्रिप्शन आई, ना कोई कीवर्ड आया, सिर्फ टाइटल अभी तक आया है और वो यहाँ टॉप में उसने डिस्प्ले कर दिया।
या फिर ये हमारा फैव आइकन, ये जो हमें नज़र आ रहा है छोटा सा गूगल का एक साइन लगा हुआ है, ये था फैव आइकन। वो हमारा कहाँ आ सकता है, वो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं लिंक और ये फैव आइकन। शॉर्टकट आइकन, फैव आइकन बोलते हैं इसको। आई एक्सटेंशन जो होती है इसकी डॉट आई को, जो भी इमेज हम बनाते हैं या हमें एक डिज़ाइनर प्रोवाइड कर देता है, ख़ुद भी बना सकते हैं हम AI टूल से भी बनवा सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट है हमारी, हम लोगो, जैसे उन्होंने क्या किया, वह लोगो को शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह से छोटा सा बना दिया लोगो, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका, ये नेक्स्ट स्किल वालों ने इसका W3 स्कूल्स, बूटस्ट्रैप, हर उसने अपनी जो लोगो है उसी के हवाले से फैब आइकन को यहाँ बना के, और जब लगाया है तो वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ टॉप में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अभी क्योंकि मैंने कोई भी नहीं लगाया हुआ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का बिहेवियर होता है उसने वो लगा दिया। ऐसे राउंड सा ग्लोब उन्होंने छोटा सा लगा के क्रोम ब्राउज़र वालों ने। एंड देन वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ लिंक। मैं कह रहा हूँ यार स्टाइल शीट, अभी स्टाइल शीट नहीं बनाई मैंने, लेकिन जो हमारा लिंक का टैग है, जिसने जैसे हमने फैव आइकन लगाया, इसी तरह से हम स्टाइल शीट कनेक्ट करेंगे, आगे चल के भी करेंगे कनेक्ट। मैंने स्टाइल शीट कनेक्ट करनी है तो मुझे लिंक का टैग यूज़ करना आसान है, ईजी है लिंकिंग के लिए। और इसका जो लिखने का तरीक़ेकार है वो लेस देन के साइन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेटिव, इसका रिलेशनशिप इस पेज के साथ, इसका रिलेशनशिप, इसका जो पेज में जब हम लगा रहे हैं उसका रिलेशनशिप, इसका है जी फैब आइकन का और इसका है जी स्टाइल शीट का, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसकी टाइप इमेज है, एक्स आइकन है, ये हमारी क्या है जी स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट को हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे इसको बता दिया, ब्राउज़र को बता दिया। ब्राउज़र को कहाँ से पता चल रहा है, वो ये चीज़ें रीड आउट कर रहा है। अच्छा, उसने पढ़ा कि यार ये इन्होंने लिंक्स कर दिए स्टाइल शीट, और वो जैसे इस लाइन को पढ़ेगा ना तो वो इस फाइल को ढूंढने की कोशिश करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अभी वो फाइल नहीं है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। सीक्वेंस मेंटेन रखता हूँ मैं, CSS, यहाँ एक फोल्डर क्रिएट किया मैंने CSS का, ठीक है। और यहाँ पे वो खाली एक ब्लैंक फाइल रख दी, न्यू फाइल मैंने रख दी, इसके अंदर न्यू, बिल्कुल वही नाम अभी जो मैंने लिखा है स्टाइल, जैसे मैंने .html किया था, यहाँ पे मैंने .css की एक्सटेंशन रख दी। कुछ नहीं रख रहा इस फाइल में, खाली फाइल लिंक करने के लिए, बताने के लिए, आप लोगों को मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये फाइल रख दी है मैंने CSS के फोल्डर के अंदर। वो देखें फोल्डर भी छोटा सा उसने फोल्डर बना दिया। एंड देन style.css, ये फाइल एग्जिस्ट करती है, तभी उसने मुझे ऑप्शन दे दिया और वो मैंने लिंक कर दी, कनेक्ट कर दिया। अभी उस फाइल में कुछ नहीं है। स्टाइल शीट हम अपने पेज की स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अभी के लिए हमने उस स्टाइल शीट को लिंक करना सीखा इस टैग के ज़रिए। लिंक के टैग के ज़रिए फैब आइकन, और लिंक के टैग के ज़रिए ही हमने स्टाइल शीट को भी कनेक्ट कर दिया उसके साथ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल का टैग भी लगा सकते हैं। अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट, जो भी स्टाइलिंग हम करेंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी हम लिखेंगे उससे हमारे पेज की स्टाइलिंग, पोजीशनिंग, टाइपोग्राफी, कलर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर रही होंगी। अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट, एक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो मैंने यहाँ ये लगाई है, एक है अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ मैंने ये भी लिखा है स्टाइल के टैग के अंदर। एक हो गया जी मेटा टैग, उसके बाद आ गया जी टाइटल, उसके बाद लिंक, उसके बाद स्टाइल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। हमारा जो इसका हेड का जो हमारा टैग था जो हमने स्टार्ट किया उसको एंड किया, कंप्लीट किया। इसके अंदर जो बेसिक हमारे टैग्स हैं, रिक्वायर्ड टैग्स हैं, जब हम पेजेस बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, उससे ही रेलेवेंट हमारी सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर दी। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉन्ट्स के लिए, टाइपोग्राफी के लिए, वो होता है हम यूज़ करते हैं fonts.google, fonts.google, और ये मैंने लिख दिया जी यहाँ पे एंटर। तो जब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका भी एक कोड स्निपेट होता है, वो भी हम यहाँ लगाते हैं। अभी नहीं लगा रहा, अभी मैंने सिर्फ वेबसाइट का लिंक शेयर किया। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, लगाएंगे उस वाले कोड स्निपेट को, वो भी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँगा, आइडिया दे दूँगा। और इसके बाद जब हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, हम इसके अलावा इसमें स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कोई भी स्क्रिप्ट हो सकते हैं। हम एक ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसके ऊपर गूगल एड्स रन करने, ट्रैकिंग लगानी है।
ट्रैकिंग का काम करना है, तो उसके स्क्रिप्ट्स होते हैं, कोड स्निपेट होते हैं। गूगल ऐड कहाँ से आ रहे हैं? गूगल ऐड आ रहे हैं जी, आपका जीमेल का अकाउंट है ना, तो आपने ये क्लिक करना है, ये जो है ना इस तरह से ऑप्शन है, क्लिक करना। तो जब क्लिक करोगे ना तो यू आर एबल टू सी द गूगल ऐड, दिस इज माई एड सेंटर एंड दिस इज गूगल ऐड एंड दिस इज गूगल एनालिटिक। ये वो चीज़ें हैं जो हमने वेब पेज के अंदर यूज़ करनी है, उसके बारे में आप लोगों को बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जी। पहले हम ओपन कर लेते हैं, क्लिक किया मैंने, ठीक है। जब आप इस पर साइन अप कर लोगे ना तभी आप इस इंटरफेस को देख पाओगे, साइन अप करना पड़ेगा। राइट ना मैंने साइन अप किया हुआ है, तो और मैं तभी इस इंटरफेस को देख पा रहा हूँ। अगर मैं वो क्लिक करता हूँ गूगल ऐड के ऊपर, तो ये आ गया जी गूगल ऐड, ठीक है। ओके ठीक है जी, तो ये दोनों अकाउंट हैं जी, ये मेरे ख्याल है मेरी क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये और आ गया जी हमारे पास एक ऑप्शन 1 2 3 एंड दिस वन प्रोबेबली, ठीक है जी। ओके अच्छा, ये मैंने एक सैम्पल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ना इसके कोड स्निपेट होते हैं। मैं कहता हूँ मैं जेमिनी को कहता हूँ कि यार could you provide me the sample code snippet for Google Analytics. तो वो कुछ ऐसा सा कोड होगा, ठीक है ना, एक आइडिया। तो वो आपको कोड प्रोवाइड करेगा SEO वाला बंदा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला। वो कहेगा यार ये कोड है, ये मैंने जनरेट कर दिया, ये आप लगा दो। गूगल ऐड वाला बंदा, SEO वाला बंदा, जो ये चीज़ें सारी डील करे, सोशल मीडिया वाला बंदा। तो आपने क्या करना होगा, वो कोड आपको मिल गया ना वाया ईमेल, वाया जो भी कम्युनिकेशन चैनल, आपने कॉपी किया और वो आपने लगा देना यहाँ पर। सिंपल, आसान है, ईजी है, वो आपने यहाँ सिंपल लगा देना। उसकी ख़ास आईडी होगी, ख़ास चीज़ों को वो डील कर रहा होगा, गूगल टैग मैनेजर होगा, वो ख़ास वेबसाइट के लिए बनेगा, उसी को टारगेट कर रहा होगा, उसी की ट्रैकिंग के लिए लगा होगा कि उस वेब पेज पे कहाँ कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं और वो किस किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्हीं को बेहतर किया जाता है। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिन पेजेस के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को उसी के मुताबिक इस बेसिस पे, इस डाटा के बेसिस पे, जो भी डाटा टैग मैनेजर के अंदर आता है उसको फिर आगे प्रोसीड किया जाता है अकॉर्डिंगली, ठीक। तो ये मैंने एक स्निपेट आइडिया आपको दे दिया। यहाँ भी लगा सकते हैं इस कोड को, या इस कोड को लगाया जाता है पेज के एंड पे, और पेज के एंड स्टार्ट करने लगे हैं हम बॉडी के टैग से, ठीक है। तो ये यहाँ भी लगता है। बाकी सारी कोडिंग हमारी ऊपर होती है, यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे होते हैं, और ये हमारा पेज एंड पे रहता है। ये जो कोड है हमारे, स्क्रिप्ट है हमारे, ये पेज एंड पे रहता है। तो इंशाल्लाह जी आज का हम लेक्चर यहीं पे 34 हो गए, आज का हम लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ये वाली जो रिकॉर्डिंग है मैं कोशिश करता हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और कल में इंशाल्लाह आके हमने जो ये बेसिक एक पेज रेडी करना शुरू कर दिया है, इसको हम आगे जाके मज़ीद मैच्योर करेंगे, देखेंगे हर एंगल से, डिफरेंट तरीक़ों से, किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में बेसिक HTML का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, और AI का इस्तेमाल करते हुए, AI का हमने लाजमी यूज़ करना है। अगर मैं कहीं से AI को भूल भी जाऊँ ना तो आप लोगों ने याद करा देना, ठीक है। खुद से आप लोगों ने करके ना स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि देखें सर ये हमने AI से ना ये हमने ये चीज़ें बना ली। ये चीज़ मेरे एक स्टूडेंट है, अभी उसने मुझे ज्वाइन किया, पिछले एक बैच में था, उसको मैंने AI का, मैंने इसी तरह से जैसे आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आइडिया दिया, उस बच्चे ने, स्टूडेंट ने माशाल्लाह 6 के 7 जो पोर्टफोलियोज़ हैं ना, उसने प्रोजेक्ट हैं अपने बना के AI से बना दिए उसने, तो विच इज़ गुड। उसने पूरी प्रॉम्प्ट लिखा, ChatGPT
जेमिनाई, ग्रॉक, डीप सीक, उसने प्रॉम्प्ट लिखा और पूरा बेसिक इंटरफेस, बहुत हाई फाई नहीं, बेसिक इंटरफेस। तो आप लोग भी ना ऐसे जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आप लोगों को समझ आने लगेंगी, अच्छा यार ये चीज़, इससे ये चीज़ होती है, इससे ये चीज़ हैंडल हो रही होती है, इससे ये बेसिक नॉलेज ही है, उसी का आइडिया लेना है आपने। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चले जाना, डिटेल में जाने का आजकल किसी के पास शायद टाइम भी नहीं है, और इतना डिटेल में जाने के शायद कोई फ़ायदा भी नहीं होता। मुझे तो यही समझ में आ रही हैं चीज़ें, अभी तक मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में यही है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जब सीख लेते हैं ना तो पता चलता है उसकी नया वर्जन आ गया। बंदा कहता है यार मैंने इतनी मेहनत करके उसको सीखा था और नया वर्जन आ गया। तो अब वो दौर है कि आपने स्मार्टली हैंडल करना है, इंस्टेड के आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं किसी चीज़ के ऊपर। स्मार्टली और एफिशिएंटली हैंडल करें, आपको क्लाइंट भी प्रेफर करेंगे जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह कल फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।